हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईटीजी नीट। आई होप आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन देता है ऑलमोस्ट हर सेक्टर हर सेगमेंट में, यानी कि किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक हर बोर्ड हर मीडियम ऑलमोस्ट हम केटर करते हैं। इसके अलावा कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे IIT JEE, नीट, NTSC, ओलंपियाड, रेलवे, बैंकिंग, CUET, SSC, ऐसे हर सेक्टर हर सेगमेंट में हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, है ना। विद दैट स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है या आज का जो हमारा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पार्ट 4 हम डिस्कस करेंगे, यानी कि 12th स्टैंडर्ड का IIT JEE का जो मैथमेटिक्स का ITF हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर का प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जो सीरीज अभी तक चली आ रही है, पार्ट 1 पार्ट 2। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से समझे, इन्हें अटेम्प्ट किया, खुद से भी प्रैक्टिस किया बेशक, और इनके थ्रू आपने कई सारे कंसेप्ट्स पर बहुत अच्छे लेवल के न्यूएंसेस की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की। उसी को हम और कंटिन्यू करेंगे आज के कई सारे क्वेश्चंस के साथ, और इसी सीरीज़ को हम चलाते चलेंगे और ग्रेजुअली मेंस एडवांस लेवल तक के लेवल के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड ऑफ कोर्स इस प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज़ के बाद हम JEE मेंस और JEE एडवांस के पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, जो कि इस चैप्टर पर बेस्ड हैं। तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हम लेवल पर, एक अच्छे लेवल पर डेवलप करेंगे। पर सबसे पहले सबसे खास और सबसे ज़रूरी बात, क्या आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स का IIT JEE जो कोर्स मॉड्यूल है वो आपको क्या क्या चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करता है। हम इंश्योर करते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे एक चैप्टर के एक एक सिंगल टॉपिक पर बहुत डिटेल्ड, बहुत कॉम्प्रहेंसिव और थरो एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाएं विद अ लॉट ऑफ इलस्ट्रेशंस एंड एग्जांपल्स, ताकि हर चैप्टर का हर एक कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर, मतलब हर कंसेप्ट की कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी विद अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड एप्लीकेशंस हम आपको डेवलप करवाएंगे। जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होता है, हम इंश्योर करेंगे कि उस टॉपिक की DPPs के थ्रू आपको और अच्छी प्रैक्टिस करवाएं और कंसोलिडेट करवाएं। ये सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। DPPs आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो उनके भी वीडियो सॉल्यूशंस हम क्रिएट करेंगे, ताकि आप हर एक क्वेश्चन का एक अच्छा पर्सपेक्टिव देख पाएँ और अप्रोचेस सीख पाएँ और नए नए मैथड्स और नए नए तरीके एक्सप्लोर कर पाएँ। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाकर एक वैरायटी से एक्सपोज करें, ताकि आप हर तरह के क्वेश्चन से डील करना सीख पाएँ, हर तरह के क्वेश्चंस को टैकल कर पाएँ और कॉन्फिडेंटली आप हर तरह की वैरायटी को अच्छे से टैकल कर पाएँ और एग्जाम में आसानी से हर तरह के क्वेश्चंस को ईजिली फेस कर पाएँ। हम इंश्योर करेंगे स्टूडेंट, जैसा हम कह रहे हैं, कि हम पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस JEE मेंस और एडवांस के भी डिस्कस करेंगे, ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपके एग्जाम को लेकर डेवलप हो कि एक एग्जाम कैसी होती है, ये लेवल कैसा होता है, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आप एग्जाम को और बेहतर तरीके से समझ पाएँ और समझ पाएँ कि जो हम तैयारी कर रहे हैं उससे चीज़ें कितनी आसान और कितनी सिंपल हो जाने वाली हैं। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, आपके लिए डाउट सॉल्विंग सेशंस भी लाए जाएंगे, यानी आप अपने सारे डाउट्स हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। तरीका बड़ा आसान है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगा, आस्क योर डाउट, वहाँ पर क्लिक करिए, अपना डाउट फॉरवर्ड करिए, या फिर वेबसाइट पर भी आपको एक बटन दिखाई देगा आस्क योर डाउट, वहाँ पर क्लिक करके एक फॉर्म ओपन होगा, वहाँ पर अपने डाउट का फोटोग्राफ क्लिक करके आप हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। तरीका बड़ा आसान सा है स्टूडेंट्स, जब आप फोटोग्राफ फॉरवर्ड करें तो छोटी सी रिक्वेस्ट, उसे प्रॉपर ब्राइटनेस में ठीक रिजोल्यूशन में क्लिक करिए और उसे ठीक से क्रॉप करके हमें एक सही रिमार्क के साथ फॉरवर्ड करिए कि एग्जैक्टली उस क्वेश्चन में कौन सी ऐसी बात है जो आपको बॉदर कर रही है। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि हम ये भी इंश्योर करेंगे कि आपके चैप्टर वाइज टेस्ट लिए जाएँ, ताकि आपकी प्रोग्रेस को, परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाए, आप अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ इवैल्यूएशन कर पाएँ कि उस चैप्टर पर आपकी कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, उस चैप्टर को आप कितने अच्छे से डेवलप कर चुके हैं। तो बेशक हम वो भी कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, हर चीज़ को लेकर हम आपको गाइडेंस देते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे, ताकि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन अफेक्ट ना हो और आप निसंकोच, मतलब बिना किसी हेजिटेशन के बहुत ही फोकस्ड मैनर में अपनी तैयारी कंटिन्यू कर पाएँ। टाइम से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी गाइडेंस चाहिए, हम सारे फैकल्टी मेंबर्स आपको वक्त वक्त पर चीज़ों को लेकर गाइड करते रहेंगे। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि एग्जाम के वक्त आपके हर चैप्टर के 1 शॉट रिविजन भी क्रिएट किए जाएंगे, मैंने हर एक चैप्टर को एक प्रिसाइज, एक कंसाइज, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के साथ एक अच्छे मैनर में आपके लिए क्रिएट किया जाएगा, ताकि उस 1 शॉट रिविजन के साथ आप कॉन्फिडेंटली अपनी एग्जाम हॉल में जाएं और हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट करें। ना सिर्फ ये स्टूडेंट्स, बल्कि आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज भी लाई जाएगी, यानी JEE मेंस और JEE एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की मॉक टेस्ट सीरीज, ताकि उसके थ्रू आप अपनी मेन एग्जाम, अपनी एक्चुअल एग्जाम में जाने से पहले कई दफ़ा उस एग्जाम को अटेम्प्ट करके उसे बेहतर बना चुके हों, अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस कर चुके हैं। विद दैट स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें मैग्नेट ब्रेन्स का IIT JEE कोर्स मॉड्यूल आपके लिए लेकर आता है एट फ्री ऑफ कॉस्ट। विद दैट स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करेंगे और वही कहानी को आज फिर से दोहराएंगे। याद करिए क्वेश्चन जो आपको एज अ होमवर्क क्वेश्चन दिया गया था, एक अच्छा क्वेश्चन है। इन केस आपने अगर तब अटेम्प्ट नहीं किया तो एक बार इसे जल्दी से देखिए, स्क्रीन पॉज करिए और मुझे बताइए कि आपने किस मेथड से इसे कैसे सॉल्व किया और क्या आंसर आया। तो कमेंट में ज़रूर लिखिए स्टूडेंट्स इसका आंसर।
मेरे ख्याल से जो मेरा कहना है, जो मेरा सीधा सीधा सा ऑब्जर्वेशन है, वो बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट्स, की ज़्यादा सोचने या कहने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इस पर बेस्ड, इस कंसेप्ट पर बेस्ड, इस फंक्शनैलिटी को यूज़ करने वाले क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में हमने कुछ फॉर्म में यूज़ किए हैं। थोड़ी और अगर मैं हिंट दूँ आपको तो सुनिएगा बहुत ध्यान से। एक काम करते हैं सर, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स जेड, ठीक है सर, अच्छी बात है, इसी के बारे में बात करते हैं। ये कितना लिखा हुआ है? ये लिखा है 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात मैं आपसे कहने वाला हूँ। ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कितना लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? 3 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ वाई। ये लिखा हुआ है 3 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ वाई। और यहाँ क्या लिखा हुआ है सर? सर यहाँ लिखा हुआ है 4 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ जेड। इन सारी बातों का मतलब क्या है? मेरा कहना है कि अक्सर या रादर हमेशा ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में ही आपके आंसर्स छुपे होते हैं, अगर आप इन्हें ध्यान से देखें और उनमें गिवन हिंट्स को आप आइडेंटिफाई कर पाएँ। और ये किसके इक्वल दे रहा है? वो सर इक्वल दे रहा है 9π/2 के। एक बात समझो स्टूडेंट्स, इस 9 को थोड़ी देर के लिए अलग रखो और π/2 को थोड़ी देर के लिए अलग रखो। अगेन क्या कुछ क्लिक किया? क्या कुछ क्लिक किया? लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस का जो हमारा सेट था उसमें भी हमने कुछ ऐसा किया था। हालांकि वहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर सिनेरियो कुछ और था, बट अगर राइट हैंड साइड पे मैंने जो चीज़ें आपको अभी डिस्क्राइब करके दी हैं, शायद आप कुछ सोच पा रहे होंगे। मैं 9π/2 की अगर आपसे बात करूँ तो मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। 9 टाइम्स π/2 को आप कैसे लिख सकते हो? सर हम इसे लिख सकते हैं π/2 एडेड 9 टाइम्स, मतलब π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 कितनी बार? सर 9 बार। इससे क्या फ़ायदा होगा सर? ऐसे क्यों आप सोच रहे हो या इसको इस तरीके से आप क्यों देख रहे हो? मेरा कहना है, प्लीज़ ध्यान सुनिए, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है? सर लेफ्ट हैंड साइड पे साइन इनवर्स एक्स 2 बार लिखा हुआ है ना, मतलब साइन इनवर्स एक्स को 2 बार ऐड किया गया है ना। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ? थोड़ी देर के लिए अगर आपको मैं एक नया पर्सपेक्टिव दूँ तो क्या मैं इसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ, है ना। इसी के साथ साथ साइन इनवर्स वाई कितनी बार लिखा हुआ है? इसे 3 बार लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स वाई। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ ये आपको बहुत ही जल्दी रियलाइज़ होगा स्टूडेंट्स, प्लस साइन इनवर्स वाई। सर इसी के साथ साथ साइन इनवर्स जेड जो है वो 4 बार लिखा हुआ है। तो साइन इनवर्स जेड जो है वो 4 बार लिखा हुआ है ना। आई होप मैं इसे ऐसा लिखूँ तो चलेगा। सर ये सब क्यों कर रहे हो? मतलब इससे आप किस तरफ जा रहे हो? इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? आप प्लीज़ इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन फिर से वही, क्या हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है स्टूडेंट्स? आई होप हमने पढ़ रखी है कि सर जहाँ तक साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल रेंज की बात है, हम जानते हैं सर ये हमेशा -π/2 से π/2 के बीच होती है। और अगर अभी इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं हाईलाइट करके आपको बताऊं तो इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब है कि साइन इनवर्स एक्स कभी भी π/2 से बड़ा नहीं हो सकता। प्रिंसिपल रेंज के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स एक्स कभी भी π/2 से बड़ा नहीं हो सकता। यानी कि ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यू, ये तीनों वैल्यू साइन इनवर्स वाई जो 3 बार लिखे हैं, या फिर साइन इनवर्स जेड जो आपने 4 बार लिखे हैं, सब वैल्यूज़ π/2 से कितनी बार, मतलब π/2 से बड़ी नहीं हो सकती। बाय द वे कितनी वैल्यूज़ है सर? ये वैल्यूज़ हैं 2 + 3 5 + 4 9। आई होप ये कह देने भर से आपके ब्रेन में, अगर आपने अच्छे से हर चीज़ को अच्छे से समझा है, तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है कि आपको क्लिक कर रहा है मैं जो क्या कहने वाला हूँ। मेरी नेक्स्ट लाइन बड़ी सिंपल सी होगी, जैसे मैंने 1 या 2 बार पिछले कुछ क्वेश्चंस में भी कहीं ना कहीं डिस्कस किया है, और उसी कंसेप्ट का ही एक्सटेंशन है। अगर आप इसे ध्यान से देख पाएँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान के देख लो सर, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स हुआ तो π/2 से बड़ा तो होने से रहा, क्योंकि कोई भी वैल्यू इनमें से कोई सा भी साइन इनवर्स एक्स हो, साइन इनवर्स वाई हो, साइन इनवर्स जेड, π/2 से बड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि वो प्रिंसिपल रेंज के बियॉन्ड चला जाएगा। तो मान लेते हैं सर कोई सी भी एक वैल्यू π/2 से छोटी हुई, जैसे भी कोई भी एक वैल्यू π/2 से छोटी हुई, तो हर वैल्यू ऑन एन एवरेज π/2 है। तो किसी और वैल्यू को वो सम 9π/2 लाने के लिए π/2 से बड़ा होना पड़ेगा, जो कि हो नहीं सकता। तो ये पैराडॉक्स या ये कॉन्ट्रडिक्शन आपको समझ आ रहा है? आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो कि हम किसी भी वैल्यू को अगेन ना तो π/2 से छोटा और ना ही π/2 से बड़ा रख सकते हैं। ये लाइन बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। द मोमेंट आपने इनमें से किसी भी वैल्यू को π/2 से छोटा किया, तो किसी और वैल्यू को उस सम को वहां तक लाने के लिए कंपनसेट करना पड़ेगा। आप मेरी बात समझो स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे ऐसा कहता हूँ, जैसे मान लो x और y जो है ना, इनका सम है लेट्स से 10, है ना। मैं ऑन एन एवरेज क्या बोलूँगा कि x और y अगर 5 हों तो ऑन एन एवरेज 5 + 5 कितना होगा? 10। ये एक एवरेज वैल्यू है। लेकिन अगर मैंने x को 5 से कम किया 4, तो y को कितना होना पड़ेगा? 6। आई होप आप मेरा बात समझ पा रहे हो। अगर मैंने x को बढ़ाया लेट्स से 6, तो y को कितना होना पड़ेगा? 4। तो इस तरीके से किसी को छोटा करने पे दूसरे को एडजस्ट करना पड़ेगा, किसी को बढ़ाने पे दूसरे को कम होना पड़ेगा, क्योंकि सम कांस्टेंट है, सम फिक्स्ड है। पर प्रॉब्लम यहाँ है, मान लो किसी ने आपसे ये कह दिया होता कि जो आपके x और y हैं, ये जो x और y है दोनों ही, ये जो x और y दोनों हैं, ये कभी भी 5 से छोटे, 5 से बड़े नहीं हो सकते। आपसे वो कहते हैं कि x और y जो है वो हमेशा आपके 5 से छोटे ही रहेंगे, 5 या 5 से छोटे। तो अब आप क्या करोगे?
अब सर प्रॉब्लम ये आ गई कि अगर मैंने किसी को भी 5 से छोटा किया, सुनना, जैसे मैंने x को 5 से छोटा रखा, उसने बोला x और y 5 से छोटे हो सकते हैं, अच्छी बात है सर 5 से छोटे हो सकते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ ना, x को 3 ले लेता हूँ। पर जैसे ही x को 3 लेने गए तो y को क्या करना पड़ेगा सर, y को 7 होना पड़ेगा, और जैसे ही y 7 हो रहा है तो आपने फिर वायलेट कर दिया ना। तो आप प्रॉब्लम समझ पा रहे हो ना, तो आप 5 से छोटा कर सकते हो, ना ही आप 5 से बड़ा कर सकते हो, सवाल ही नहीं उठता। तो करना क्या है सर, करना कुछ नहीं है, 5 रख दो। क्या ये पॉइंट आपको याद रहेगा? अगर ये पॉइंट याद रहेगा तो ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आप ध्यान से देखो सर, कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, हर वैल्यू वही एवरेज वैल्यू है, मतलब साइन इनवर्स x या साइन इनवर्स y या साइन इनवर्स z सब किसके इक्वल हैं सर? सब के सब π/2 के इक्वल हैं। मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ साइन इनवर्स x हो या फिर सर साइन इनवर्स y हो या फिर हो तो साइन इनवर्स z, है ना, ये सारी की सारी ही वैल्यू सर किसके इक्वल हैं? ये सब π/2 के इक्वल हैं। और जब आपसे कोई कहता है कि साइन इनवर्स x हो या साइन इनवर्स y हो या साइन इनवर्स z, अगर कोई भी वैल्यू π/2 के इक्वल है, अगर आप उस तरफ साइन ले लें तो आप कहेंगे सर कि x हो, y हो या z, ये सब साइन π/2, यानी अगर आपसे कोई कहे x हो, y हो या z, ये सब साइन π/2 यानी 1 के इक्वल होंगे। साइन 90 डिग्री 1 होता है। सर इस रिजल्ट से आप कहाँ ले जाएंगे? आई थिंक इस रिजल्ट से तो अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्योंकि क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए सर, क्वेश्चन में पूछा गया था कितना? 1/2x, 1/2x, और x की वैल्यू कितनी है सर? 1, प्लस 1/3y, और y की वैल्यू कितनी है सर? 1। आई होप पॉइंट समझ आ रहा है सर। z की वैल्यू कितनी है? 1/4z, z की वैल्यू है 1। तो आई होप आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन खत्म हो रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन खत्म हो रहा है। सर एक छोटा सा काम करते हैं, मेरे ख्याल से 4 इंटू 3 से सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। आप देख पा रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ? अगर मैंने पूरे न्यूमरेटर को 12 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को 12 से डिवाइड किया तो उससे क्या फ़ायदा होगा? आई होप आप देख पा रहे हो, ये क्लियरली एक अच्छा सोल्यूशन होगा। बेशक आप मतलब मेरे ख्याल से वो हमने किया वही है, एलसीएम लेके ही सॉल्व किया, बट आई होप अब आप देख पा रहे हो कि ये 12 6 टाइम्स, ये 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, है ना। तो इससे क्या हो रहा है सर? इससे ये होता है 6 + 4 कितना? 10 + 3 13, और 13/12 मेरे ख्याल से है आपका ऑप्शन बी। क्या आपको समझ आया कि 13/12 कैसे आया? आई होप आप अगर एलसीएम लेके भी करते तो आ जाता, बट मेरे ख्याल से ये भी तरीका आसान सा था। मैंने 12 से ही क्यों मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया स्टूडेंट्स? क्योंकि मुझे 2, 3 और 4 दिख रहे थे, इनका एलसीएम था 12, तो आई थिंक उससे चीज़ें सीधे सीधे हमें दिख गई। आई होप इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। ट्रिक की बात वापस वही है जो लर्निंग में आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि कभी भी 2 sin इनवर्स x + 3 sin इनवर्स y + 4 sin इनवर्स z, तो इन फैक्टर्स, इन कोफिशिएंट्स का जो सम हमने देखा वो अनफॉर्चुनेटली π/2 के 9 टाइम्स, मतलब 9 के ही इक्वल था। तो मैं बिना सोचे समझे कहूँगा कि sin इनवर्स x और sin इनवर्स y, sin इनवर्स z, द ओनली सोल्यूशन कुड बी कि sin इनवर्स x, sin इनवर्स y, sin इनवर्स z तीनों को π/2 ही होना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और बात बन ही नहीं सकती। और जैसे ये तीनों π/2 है, x, y, z 1 हो गए और क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या आपको ये ऑब्जर्वेशन समझ आए? मेरा ये कहना है कि अभी आपको पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, कंसेप्ट दिमाग में डाइजेस्ट करने के लिए मैं एक बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, हर एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। क्या इतना करने की ज़रूरत है? एग्जाम में तो आपको सीधे दिख रहा होगा ना, तो आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करें, क्वेश्चंस को ध्यान से देखें। क्वेश्चंस में कई सारी हिंट, कई सारी इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो। आई होप ये लर्निंग आप याद रखेंगे। विद दैट स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। आपका होमवर्क क्वेश्चन आई होप क्लियर हुआ। ज़रा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक मज़ेदार, एक शानदार और एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल सी बात लिख कर दे रहा है वो, sin इनवर्स x + sin इनवर्स y + sin इनवर्स z पाई के इक्वल है। 3 एंगल्स जिनका सम पाई, मतलब ट्रायंगल के 3 एंगल्स हैं। पहले हिंट, आई होप क्वेश्चंस देख के आप ऐसे क्रैक करते हो चीज़ें, और इसकी कुछ वैल्यू पूछ रहा है, इससे ज़रा ध्यान से देखो, इसे प्लीज़ ध्यान से देखो, आपको कुछ क्लिक करेगा। तो इसी हिंट के साथ इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। कमेंट्स में लिखकर 2 चीज़ें बताइए, एक तो अप्रोच, जो मेथडोलॉजी आपने अडैप्ट की इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ऑफ कोर्स तीसरा कमेंट कि आपका क्या आंसर आ रहा है। अगर आंसर आ जाता है तो क्या आप लिख रहे हो, तो जल्दी से दोनों बातें लिखिए, फिर हम साथ में ट्राई करेंगे। आई होप आपने ट्राई किया और कमेंट में ज़रूर लिखा कि आपने क्या आंसर लेकर आए। विद दैट स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को अगर ट्राई करें तो वहाँ क्या लिखा हुआ है? sin इनवर्स x + sin इनवर्स y + sin इनवर्स z जो है वो है पाई के इक्वल। सर एक छोटा सा काम करते हैं, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। अगर मैं इसी पॉइंट की आपसे बात करूँ, अगर आपसे कोई कह रहा है sin इनवर्स x, तो क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए अल्फ़ा, sin इनवर्स y तो क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए बीटा, और sin इनवर्स z क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए गामा मान सकता हूँ, है ना। अगर आपने इसे 3 एंगल्स माना, आई होप इन्वर्स फंक्शंस होते ही क्या हैं, वो बेसिकली एंगल्स ही होते हैं। तो यहाँ से मैं किस तरफ जा सकता हूँ? मैं x को क्या लिख सकता हूँ? सर आप x को लिख सकते हो साइन अल्फ़ा। क्या आपको ये बात नज़र आई? सर यहाँ से आप y को क्या लिख सकते हो? सर आप y को लिख सकते हो साइन बीटा। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर दिख रहा है। और सर यहाँ से आप z को क्या लिख सकते हो? सो z को आप लिख सकते हो साइन गामा।
इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? इससे ये फ़ायदा हो रहा है स्टूडेंट्स कि अगर आप थोड़ा सा सोचो तो क्या मैं एक और रिजल्ट डिराइव कर सकता हूँ, ये कि अगर x, y और z पता चल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मैं x, y और z से डील करना है, तो सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 माइनस जेड स्क्वायर से भी क्या हम डील कर सकते हैं? मेरे ख्याल से अगर आप सोचें और अगर आप निकालें 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा यानी कॉस स्क्वायर अल्फा, तो अंडर रूट के अंदर कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब कितना स्टूडेंट्स? कॉस अल्फा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। क्या इसी बेसिस पे आप कह सकते हो कि 1 माइनस वाई स्क्वायर कितना होगा? आई होप ये कॉस अल्फा कैसे है कोई डाउट नहीं है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कितना है स्टूडेंट्स? हम लिख रहे थे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर कितना? साइन अल्फा का स्क्वायर है ना। और ये कितना होता है स्टूडेंट्स? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आइडेंटिटी, तो ये हो जाने वाला है कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाने वाला है अंडर रूट में कॉस स्क्वायर अल्फा। मैं कहता हूँ जितना आप कम लिखेंगे उतना वक्त बचेगा, है ना, तो स्टेप्स अवॉइड करिए। तो ये बातें आप सीधे ब्रेन में सोच सकते हो। मैं तो कह रहा हूँ पूरे पेज पे जो सब मैं लिखने वाला हूँ वो सब कुछ अवॉइडेबल है। आप सीधे सीधे वही सोल्यूशन की नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हो जो मैं यहाँ पर आपको चाह रहा हूँ कि आप सोचें। अगर मैं 1 माइनस वाई स्क्वायर की बात करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? जैसे अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस अल्फा है तो 1 माइनस वाई स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट? सर आप उसे सीधे सीधे लिखोगे क्या? आप उसे लिखोगे साइन बीटा। क्या इसी बेसिस पे आप 1 माइनस जेड स्क्वायर लिख सकते हो? मेरे ख्याल से बिल्कुल सर, कोई टफ पार्ट है ही नहीं। अगर आप 1 माइनस जेड स्क्वायर की बात करें तो वो हो जाने वाला है साइन ऑफ गामा। क्या आप सॉरी स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखिएगा, साइन बीटा साइन गामा तो हम निकाल चुके हैं। ये आ रहे हैं क्या स्टूडेंट्स? ये आपके आ रहे हैं कॉस बीटा एंड क्या? कॉस गामा। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये साइन जो है गामा का साइन है स्टूडेंट्स, है ना। इस तरीके से अगर मैं इस ग्रीक लेटर के साथ आगे बढ़ूँ तो आई थिंक अब क्वेश्चन को अगर आप ऑब्जर्व करें बहुत ध्यान से, तो क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन दिया जा रहा है। इस एक्सप्रेशन को वर्कआउट करते हैं। इस एक्सप्रेशन में क्या लिखा हुआ है सुनिएगा ध्यान से। एक्स कितना है सर? सर एक्स है साइन अल्फा, तो क्वेश्चन जो है आपका उसे हम लिखेंगे साइन अल्फा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स? कॉस अल्फा। तो ये हो जा रहा है साइन अल्फा डॉट कॉस अल्फा प्लस कॉस साइन बीटा कॉस बीटा। आई होप अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये हो जाने वाला है साइन बीटा कॉस बीटा। सिमिलरली अगर थर्ड स्टेप की बात करें तो ये कितना हो जा रहा है? z कितना है? साइन गामा, और ये कितना हो जा रहा है स्टूडेंट्स? कॉस गामा। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब मेरी सिंपल सी दरख्वास्त आपसे कि बस इसे ध्यान से देखिए और क्वेश्चन वर्कआउट करिए, क्योंकि अब आप सीधे सीधे आंसर निकाल सकते हो। बस हिंट है कि ज़रा इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखिए और सोचिए कि अब आप क्या करेंगे। क्या इसे देखकर एक फॉर्मूला स्ट्राइक कर रहा है स्टूडेंट? सोच के देखो, ये लिखा है साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन बीटा कॉस बीटा, साइन गामा कॉस गामा। एंगल सेम है, साइन और कॉस में चीज़ें हैं। सर अगर यहाँ 2 और होता तो शायद कुछ बात बन जाती। क्या स्ट्राइक किया? अगर नहीं किया तो जल्दी से सोचो स्टूडेंट्स। मैं बड़ी सिंपल सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ तो देखो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया। खैर उसको करने के लिए हमें 1/2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन अफेक्ट ना हो। सर इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? क्या आप देख पा रहे हो? फ़ायदा बड़ा सिंपल है। थोड़ी देख लिए 1/2 को अगर भूल जाए तो ये कितना लिखा है? सर ये लिखा है साइन 2 अल्फा। ये क्या लिखा है? सर ये लिखा है साइन 2 बीटा। और ये कितना लिखा है स्टूडेंट? सर ये लिखा है साइन 2 गामा। अब एक छोटी सी बात स्टूडेंट्स, इससे देखकर, बस ये अंदर वाले पार्ट को देखकर आपको एक रिजल्ट याद होना चाहिए। बेशक किस सिनेरियो में? जब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका पाई के इक्वल हो, तब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। इन केस अगर वो नहीं पता है तो क्या करना है? बहुत ध्यान से सुनिए। 2 अल्फा 2 बीटा और 2 गामा लिखा हुआ है। कैसे सोच सकते हैं इसे? कैसे वर्कआउट कर सकते हैं? ऐसे सोचो स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे कुछ हेल्प दे सकते हो साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा को साइन 2 गामा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए? क्या कोई हिंट हमारे पास है? एक थॉट है स्टूडेंट, सोचिएगा बहुत ध्यान से। क्या ऐसा सोच सकता हूँ कि पहला रिजल्ट तो सर ये कि अल्फा बीटा और ये जो गामा है सर ये किसके इक्वल है? पाई के। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड। सर अगर यहाँ से आप सोचना चाह रहे हो तो आप ऐसा कह रहे हो क्या कि अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या मैं इसे ऐसा ले सकता हूँ? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा विल बी 2 पाई। क्या मैं 2 गामा को उस तरफ शिफ्ट कर सकता हूँ? बेशक आप कर सकते हो। तो क्या आप इसे ऐसा ले सकते हो? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 2 गामा। ऐसा क्यों कर रहे हो? बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स। अगर मैं इस तरफ साइन लेता हूँ, दोनों तरफ साइन लेता हूँ बेसिकली, तो अगर दोनों तरफ साइन लिया, सोच के देखना स्टूडेंट्स, अगर इस तरफ साइन लिया तो क्या हो जाने वाला है? सर इस तरफ साइन लेने से, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये जैसे ही आपने साइन लिया तो ये हो जाने वाला है साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ रहा है। बड़ा बेसिक सा ऑपरेशन। ये किसके इक्वल होगा उस पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। सर ये हो जाने वाला है इक्वल साइन ऑफ 2 पाई माइनस 2 गामा, है ना। और आई होप आई नीड नॉट टेल यू साइन 2 पाई। 2 पाई मतलब कौन सा क्वाड्रेंट स्टूडेंट्स? 2 पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 2 पाई मतलब आई होप आपको क्वाड्रेंट थ्योरी याद है, ये रिकॉल करवाने की जरूरत नहीं है।
ये होता है 0, ये होता है आपका π/2, फिर ये हो जाने वाला है पाई, यहाँ पे ये आ जाने वाला है 3π/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2π, यानी पाई के सारे इवन मल्टीपल्स यहाँ, ऑड मल्टीपल्स यहाँ, तो पाई 2π माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आप हो, तो 2π के कारण साइन साइन रहेगा, लेकिन साइन में ऑफकोर्स जो सिग्नेचर होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो बेशक यहाँ पे क्या आ जाने वाला है माइनस साइन। क्या आपको पॉइंट समझ आ रहा है? पॉइंट बड़ा सिंपल सा स्टूडेंट्स। क्या इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसा लिख सकता हूँ? ध्यान से सुनिएगा, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे तो लिखा हुआ है कितना, साइन ऑफ 2α प्लस 2β, आई होप ये पॉइंट समझ आए, इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ऑफ 2γ। ये रिजल्ट याद रखिएगा स्टूडेंट, इससे हम काफ़ी सारी चीज़ें डिराइव करेंगे। मैं कहना चाह रहा हूँ अगर इस रिजल्ट को हमने यूज़ किया, तो ध्यान से सुनिएगा, इस वाले एक्सप्रेशन बात वापस आइए। क्या मैं यहाँ पर हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला साइन सी प्लस साइन डी यूज़ कर सकता हूँ? आई होप ये फॉर्मूला भी याद आ रहा है। अगर इसे ध्यान से सुनना चाहे, या फिर अगर आप चाहें तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? क्या मैं ये 2γ, ये जो साइन 2γ लिखा हुआ है, क्या मैं इसे, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ये जो साइन ऑफ 2γ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, साइन 2α प्लस 2β? आई होप इसको लिखने में भी कोई बुराई नहीं है। तो बेशक आप दोनों तरीक़ों से इसे फिगर आउट कर सकते हो, जिस फाइनल आंसर की तरफ मैं लाना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं चाहूँ तो क्या साइन 2γ को माइनस ऑफ साइन 2α प्लस 2β लिख सकता हूँ? बेशक आप लिख सकते हो। तो सर अगर आपने ऐसा सोचना चाहा तो क्या निकलने वाला है? बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, इस वाले एक्सप्रेशन में ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये तो 1/2 ऑलरेडी है, साइन 2α एज इट इज़ रखते हैं स्टूडेंट्स, साइन 2β भी एज इट इज़ रखते हैं, लेकिन क्या मैं साइन 2γ को माइनस ऑफ साइन ऑफ 2α प्लस 2β लिख सकता हूँ? आई होप ये बात डाइजेस्ट हो रही है। और क्या मैं इसे 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकता हूँ? आई होप ये बात भी इजीली डाइजेस्ट हो रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा आप लिखना चाहें, आप 2α प्लस 2β भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। इससे आप करना क्या चाह रहे हो? अगर आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, तो क्या मैं अब ये वाला ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूँ? 2α प्लस साइन 2β मतलब साइन 2α प्लस साइन 2β, साइन सी प्लस साइन डी। आई होप एक फॉर्मूला स्ट्राइक कर रहा होगा। अगर नहीं कर रहा है तो सोच के देखो स्टूडेंट्स, एक स्टैंडर्ड सा ऑपरेशन जो आपने सीखा है, कौन सा ऑपरेशन स्टूडेंट्स? अगर आपको चाहिए, हमें क्या चाहिए सर? हमें ऐड करना है साइन सी में साइन डी। मतलब अगर मैं आपको एक सिंपल सा ऑपरेशन बताऊँ तो याद करो स्टूडेंट्स, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा है कौन सा, साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी, आई होप बताने की जरूरत नहीं है। साइन ए प्लस बी क्या होगा? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या होगा? साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी। और अगर इन दोनों को आप ऐड कर देते हैं, अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो नेगेटिव पार्ट वाला कैंसिल हो जाएगा और जो पॉजिटिव पार्ट है उसमें क्या जाएगा? डबल ऑफ साइन ए कॉस बी। क्या ये पॉइंट समझ आया? और अगर थोड़ी देख ले ए प्लस बी और ए माइनस बी को सी और डी से रिप्लेस कर दे तो यही फॉर्मूला क्या बन जाता है स्टूडेंट्स? याद करो सर, यही फॉर्मूला है जो ए प्लस बी है, अगर आप इसे सी से रिप्लेस कर दें और ए माइनस बी को डी से, तो साइन सी प्लस साइन डी जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? ये हो जाता है ए प्लस बी बाई टू मतलब सी प्लस डी बाई टू। ये क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू। और ये कितना हो जाता है? कॉस ऑफ c माइनस डी बाई टू। क्या ये लाइन आपको समझ आ रही है? ऐसा क्यों कर रहे हो सर? इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? इससे वापस आइए, फ़ायदा बड़ा इंपॉर्टेंट सा हो रहा है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो क्या यहाँ पर ये एक्सप्रेशन लगा सकते हैं, साइन सी प्लस साइन डी। आई होप कुछ कहने या बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम कहाँ जाने वाले हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर इसे सोचना चाहा तो 1/2 तो बाहर एज इट इज़ है, ध्यान से सुनिएगा। अंदर क्या दिख रहा है? साइन, है ना, तो इसे हम लिखेंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई टू। सोच के देखो, सी प्लस डी बाई टू मतलब क्या? 2α प्लस 2β डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो जाने वाला है साइन अल्फा प्लस बीटा। आई होप ये लाइन आपको समझ आई। तो कितना हो जाएगा? साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। आई होप इसको लेके कोई कन्फ्यूजन नहीं है। डॉट कॉस सी माइनस डी बाई टू। सी माइनस डी मतलब क्या? 2α माइनस 2β डिवाइडेड बाई 2। अगेन 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना बचेगा सर? ये बचेगा अल्फा माइनस बीटा। तो ये बचने वाला है कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। क्या यहाँ तक चीज़ें समझ आई? एक और छोटी सी बात अगर आपने नोटिस की हो, इसे मैंने किसी रीज़न से 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा लिखा था, वो आपको क्लिक कर रहा है। साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसे भी आप क्या लिख सकते हो? 2 साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो आप इसे क्या लिखोगे? सुनिएगा बहुत ध्यान से, सर हम इसे लिखेंगे माइनस 2 टाइम्स साइन अल्फा प्लस बीटा टाइम्स कॉस अल्फा प्लस बीटा। क्या ये लाइन, ये ऑपरेशन पूरा आपको समझ आ रहा है? और मेरे ख्याल से अब आपको बहुत ज़रूरी सी एक चीज़ नोटिस करने में आ रही होगी, सर ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट। और एक और चीज़, साइन अल्फा प्लस बीटा यहाँ भी है, साइन अल्फा प्लस बीटा यहाँ भी है। तो अंदर क्या बच जा रहा है सुनिएगा, यहाँ तो सर सीधा सीधा साइन अल्फा प्लस बीटा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर आप अंदर वाले पार्ट को देखें तो यहाँ क्या बच रहा है सर? यहाँ बच रहा है क्या? कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। क्या यहाँ भी कोई ना कोई फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं? आई होप मुझे कुछ सिखाने, कहने या बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक और फॉर्मूला यहाँ लगता हो दिख रहा है। आई होप यू मस्ट हैव रियलाइज्ड ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, तो इनको लेके कोई कन्फ्यूजन नहीं है।
अब अगर इस वाले पार्ट को देखा कॉस अल्फा माइनस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो क्या कुछ सोचा जा सकता है? बिल्कुल सोच सकते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान सुनिएगा। अगेन क्या आपको ये मैं रिकॉल करवाऊँ कि ये फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, याद करिए। मैं फॉर्मूले कैसे याद रखता हूँ? मैं कहता हूँ कि सोच के देखो, आपने क्या पढ़ रखा है सर? हमने पढ़ रखा है कॉस ऑफ ए प्लस बी, है ना, और मुझे यहाँ पर क्या चाहिए? मुझे यहाँ पर चाहिए क्या? माइनस। तो मैं क्या कर लूँगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी। आप इसे ऐसे ही याद रख सकते हो, बहुत ध्यान सुनिएगा। बीच में क्या चाहिए? नेगेटिव साइन। ऐसे सोच लो स्टूडेंट्स, कॉस ए माइनस बी क्या होता है? आप सीधे सीधे अगर कुछ ना भी लगाओ ना, तो आपका आंसर आपके सामने रखा हुआ है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि इतना फॉर्मूला सोचने की, उसको सी और डी में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। सी और डी में कन्वर्ट करे बिना भी हो जाएगा, क्योंकि आप सोच के देखो, आप लिखोगे कॉस अल्फा माइनस बीटा कितना होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या आप पॉइंट समझ पा रहे हो? मतलब अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो बाहर तो साइन अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, ठीक है सर, बाहर की तरफ लिखा हुआ है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, जिससे हम बाद में डील करेंगे। अगर मैं अंदर वाले पार्ट की बात करूं तो पहले लिखा हुआ है कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो अगर ये लिखा है कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो इसे क्या लिखेंगे? कॉस ए कॉस बी, माइनस लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे आएगा प्लस साइन ए साइन बी, है ना। अब ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन है यहाँ पर, ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन है, तो ये जो आता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, उसमें माइनस के कारण इन्वर्ट हो जानी है चीज़ें, यानी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आई होप आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो। माइनस ऑफ कॉस ए कॉस बी मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। क्या ये लाइन आपको डाइजेस्ट हो रही है स्टूडेंट्स? आई होप अब आपको चीज़ें बहुत साफ दिख रही हैं कि हम किस तरफ लीड कर रहे हैं चीज़ों को और किस तरफ हम जा रहे हैं। और अगर अब आप ध्यान से देखें तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल, तो व्हाट आर वी फाइनली लेफ्ट विद? सुनिएगा बहुत ध्यान से। सर ये बचा है साइन अल्फा प्लस बीटा, बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ये बचा है साइन अल्फा प्लस बीटा, ये बचा है साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। कैन आई कॉल इट थोड़ी देर के लिए 2 टाइम्स साइन अल्फा साइन बीटा, है ना, क्योंकि डबल हो जा रहा है। तो सुनिएगा बहुत ध्यान से, पूरा एक्सप्रेशन 2 टाइम्स, है ना। ये तो क्या बच रहा है? साइन अल्फा प्लस बीटा, ये क्या बच रहा है सर? साइन अल्फा, और ये बच रहा है साइन बीटा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी है आपसे, अगर आपसे कहा जा रहा था स्टूडेंट शुरू में ही ये तीनों एंगल्स एक एक ट्रायंगल के, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो थे इन तीनों का सम पाई था, ये हमें कहा गया था साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड। यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से, कि अल्फा प्लस बीटा जो थे सर वो पाई माइनस गामा के इक्वल थे। ऐसा क्यों किया? बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर दोनों तरफ साइन लिया स्टूडेंट्स, अगर दोनों तरफ साइन लिया तो ये हो जाता है साइन अल्फा प्लस बीटा, और इस तरफ साइन लिया तो ये कितना हो जाता है? पाई माइनस गामा। सर ऐसा करने से कहाँ लेकर जा रहे हो आप? आई होप अब आपको दिख रहा होगा। मैं बड़ा सिंपल सा रिजल्ट आपको देना चाह रहा हूँ कि पाई मतलब क्या? पाई मतलब यहाँ, और पाई में से कोई एंगल सब्ट्रैक्ट किया मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो पाई के कारण साइन साइन और पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो क्या मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट आपको दे सकता हूँ कि सर साइन अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो साइन गामा के इक्वल होगा, और ऐसा कह देने भर से क्या साइन अल्फा प्लस बीटा को मैं साइन गामा से रिप्लेस कर सकता हूँ? मतलब यही एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स साइन अल्फा एज इट इज, साइन बीटा आई बिलीव एज इट इज, और अल्फा प्लस बीटा इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन गामा। तो ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है। खैर ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि अल्फा बीटा गामा तो आपकी एज्यूम्ड वैल्यूज है। अल्फा बीटा गामा तो आपकी एज्यूम्ड वैल्यूज हैं सर। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, याद करो, आपकी ये जो अल्फा बीटा गामा है, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। यानी साइन अल्फा एक्स है, साइन बीटा वाई है और साइन गामा जेड है। तो आई होप मुझे कहने बोलने या बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपका आंसर किस तरफ जा रहा है। ये जो एक्सप्रेशन है जो हमारे अकॉर्डिंग इसके इक्वल है, टेक्निकली वो किसके इक्वल होगा? वो होगा टेक्निकली 2 टाइम्स। क्या आपको याद दिलाऊं मैं? साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा क्या है स्टूडेंट्स? याद से देखिए। अगर आपसे मैं बात करूँ साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा की, तो याद करो साइन अल्फा एक्स, साइन बीटा वाई और साइन गामा जेड। तो बड़ा सिंपल सा ऑपरेशन, ये जो लिखा हुआ है साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा, उसे आप किससे रिप्लेस कर देंगे? सर उसे हम रिप्लेस करेंगे एक्स वाई और जेड से। तो ये आ जाने वाला है 2 टाइम्स एक्स वाई और जेड। तो यही होगा आपका आंसर। क्या आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ आया स्टूडेंट्स? एक आसान सा क्वेश्चन। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसे बहुत ध्यान सुनेगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि कभी भी लाइफ में आपको सीधे सीधे ये दिखे, अगर आपको ये 3 चीज़ें दिखें, कौन सी 3 चीज़ें? सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये याद होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी सा रिजल्ट है जिसे याद रखकर आप सीधे बात बना सकते। पहली बात, कभी भी कोई आपसे कहे अल्फा बीटा गामा 3 एंगल्स का सम है पाई, और कभी भी आपको रिजल्ट मिलता है साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन बीटा कॉस बीटा, साइन गामा कॉस गामा, अगर ऐसा एक्सप्रेशन आपको मिला तो आप इतना कुछ किए बिना सीधा ये लिख पाने के समर्थ होना चाहिए। आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन बीटा कॉस बीटा प्लस साइन गामा कॉस गामा को आप सीधे सीधे 2 टाइम्स साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा लिख पाएँ, आप सीधे से लिख पाएँ। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ इफ़ आई एम टोल्ड, है ना, इफ़ वी आर टोल्ड अल्फा
प्लस बीटा प्लस गामा जो है, ये रिवीजन हम 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी कर चुके हैं स्टूडेंट्स। आप जब देखेंगे तो कंडीशनल फॉर्मूले जो बनते हैं जहाँ पर सम ऑफ द एंगल्स दिया जाता है और फिर उसमें अलग अलग फॉर्मूले बनते हैं। खैर ये हमेशा ट्रू ऐसा नहीं होता है, ये कंडीशनल फॉर्मूले मतलब दे कम विद अ कंडीशन, दे कम विद अ सर्टेन कंस्ट्रेंट कि जब तीनों एंगल्स का सम पाए हो, यानी जो तीनों एंगल्स हैं वो एक ट्रायंगल के अगर एंगल्स हैं तो उस केस में आप सोचते हैं, सुनिएगा ध्यान से, साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा कॉस बीटा प्लस साइन गामा कॉस गामा जो है, ये जो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स, ये किसके इक्वल होता है? ये हमेशा इक्वल होता है 2 टाइम्स साइन अल्फा साइन बीटा इन साइन गामा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये रिजल्ट डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए। तो अगेन जो आपकी फॉर्मूले की चीट शीट आप बना रहे हो, जो अपनी स्टडी टेबल के आगे आप पेस्ट करके डेली रिवाइज करते हो, उस पर बेशक ये फॉर्मूला भी ऐड करिए। और ये ऑलरेडी आप 11th स्टैंडर्ड में ऐड कर चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो अपने 11th स्टैंडर्ड में सारे कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पढ़े हैं, जहाँ पर हर एक फॉर्मूले को हमने डिटेल में पढ़ा है और अच्छे से उसे सीखा है। तो ये उसी फॉर्मूले का एक्सटेंशन है, उसी फॉर्मूले में से वन ऑफ द फॉर्मूले वी आर यूजिंग हियर। आई होप यहाँ तक चीज़ें कंफ्यूजिंग नहीं है। और एक बार जल्दी से देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो हम नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर लिखा था साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा साइन गामा कॉस गामा, जिसे हमने फाइनली कंक्लूड किया 2 साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा बेशक। और इस बेसिस पे अगर आप देखें तो 2xyz आपका आंसर आ रहा है, जो कि मेरे ख्याल से ऑप्शन डी में दिया है ना। सो डोंट बी ना रश, ऑप्शन ए गलती से मार्क मत कर दीजिएगा। जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी। आई होप पूरा क्वेश्चन, पूरा सोल्यूशन, एक एक स्टेप आपको डिटेल में समझ आई और इस हिंट के थ्रू हम कहाँ जा रहे हैं वो भी समझ आया। एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसके थ्रू आपने, आई एम वेरी श्योर, काफ़ी सारे न्यूएंसेस और इंट्रिकेसीज एक्सप्लोर की। विद दैट स्टूडेंट्स मूव करते हैं। आई होप आप ये भी रियलाइज कर रहे हो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे कंसेप्ट पर ही बेस्ड है ना। इसी के साथ अब अगर हम शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आई होप ये सारी लर्निंग्स आपको समझ आई, ये सारे एजम्पशंस। एक और इंटरेस्टिंग, मज़ेदार, शानदार सा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, यकीन करिए बहुत टफ, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को देखें तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जल्दी से ट्राई करिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, जहाँ पे आपको सीधे सीधे वैल्यूज रखनी है। आई होप आप सभी सोच पा रहे हो कि सर इस क्वेश्चन में तो डेटा आसान है। क्यों आसान है स्टूडेंट्स? देख के देखो, 10 स्क्वायर ऑफ सेक इनवर्स ऑफ 2। तो सिंपल सी बात है, इस स्क्वायर को देख के घबराना मत। और खबरदार किसी स्टूडेंट ने ऐसा सोचा कि सर -1 की पावर 2 लिख देते हैं, -2, ऐसा नहीं होता ही। हम शुरुआत से डिस्कस करते आ रहे हैं, जब आप इनवर्स फंक्शन की बात करते हो तो इनवर्स फंक्शन को डिनोट करने का नोशन होता है कि fx का जो इनवर्स होगा उसे हम पावर -1 से दिखाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये 1/fx नहीं है, वो एक अलग बात है। अगर आपको f ऑफ x की पावर -1 लिखनी है तो उसका तरीका जो होता है मैथमेटिकली, बस एक्सेप्शनल रूल ये है कि वहाँ पर आप इसको ऐसे लिखते हो, है ना, पावर -1 अलग से लगाते हो। अगर fx के ऊपर ये -1 ऐसा लिखा है तो एक स्पेसिफिक केस है जहाँ पे आप लिखना चाह रहे हो f इनवर्स x, मतलब फंक्शन f ऑफ x का इनवर्स, है ना। तो अगर कभी भी आपसे कोई कहता है जैसे साइन इनवर्स ऑफ x, है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ इसे ऐसा 1/sin x मत लिखेगा। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है, ये sin x का इनवर्स है। बस यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये स्क्वायर देख के घबराना मत, उससे बाद में डील करेंगे। क्या मैं कह सकता हूँ कि एक एंगल है? इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं? एंगल होते हैं। तो ये लिखा है tan स्क्वायर ऑफ थीटा, अगर थोड़ी देर के लिए इसको एंगल थीटा कहना चाहूँ तो आपको, तो क्या मैं ये स्क्वायर बाद में ले लूँ? आई होप आप ले सकते हो। मतलब इसी क्वेश्चन को अगर आप और सिंपल करना चाहते तो आप लिख सकते थे tan ऑफ sec इनवर्स ऑफ 2 का होल स्क्वायर। ये इतना आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप बात समझ पा रहे हो? अल्टीमेटली वो स्क्वायर यहाँ लगा के कहना क्या चाह रहे हैं, वो यही तो कहना चाह रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसे क्या लिखोगे? आप लिखोगे कॉट ऑफ कितना है स्टूडेंट्स? कॉट ऑफ कॉसेक इनवर्स कितना? 3 का होल स्क्वायर। ये भी इतना ही आसान सा पार्ट है स्टूडेंट्स, क्या आप ये बात डाइजेस्ट कर पाए? और अगर ऐसा सोच पा रहे हो तो अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन आसान है, क्योंकि अगर आप सेक इनवर्स 2 की बात करें, अगर आप सेक इनवर्स 2 की बात करें तो क्या मैं आपको सिखाऊं स्टूडेंट्स कि अगर मुझे कोई कहता है सेक इनवर्स 2, जिसे मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ अल्फा, तो कहना है इसे कि सर सेक अल्फा हो जाने वाला है 2। और जैसे ही कोई आपसे कहता है कि सर सेक अल्फा है 2, तो क्या आप मुझे बताएंगे अगर ये अल्फा है तो सेक क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक कितना होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो अगर ये लिखा है 2/1 तो क्या मैं इसे 2 और 1 यहाँ मान सकता हूँ? आई होप ये बात समझ आई। और यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर जानना चाह रहा हूँ तो ये है 2 और ये है 1, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? सर परपेंडिकुलर होगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, है ना। तो 2 का स्क्वायर 4 - 1 दैट्स 3, और 3 का अंडर रूट विल बी 3। सिमिलरली अगर बस यहाँ से मैं सोचना चाहूँ तो ये लिखा है सेक अल्फा, मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ? सर मैं इंटरेस्टेड हूँ tan अल्फा निकालने, क्योंकि फिर tan और tan इनवर्स नलिफाई हो रहे होंगे। तो अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ कितना स्टूडेंट्स? tan अल्फा, तो क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ से आप tan अल्फा को क्या लिखेंगे? आई होप सीधा सीधा सा दिख रहा है सर। tan अल्फा जो होगा वो कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कितना हो जाने वाला है? अंडर रूट 3/1। सर ये क्यों निकाल रही हो? क्योंकि यहाँ से यही अल्फा को, है ना,
यही अल्फ़ा को मैं क्या लिख लूँगा, ये 1 है, स्टूडेंट्स डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विद दिस 1, दिस इज़ 1। यहीं से मैं अल्फ़ा को क्या tan इनवर्स ऑफ √3 अपॉन 1 लिख सकता हूँ, या √3 लिख सकता हूँ। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो अल्फा अगर tan इनवर्स √3 है तो यही तो अल्फा था स्टूडेंट्स, याद करिए। ये अल्फा क्या था, sec इनवर्स 2। sec इनवर्स 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स √3। यानी यहाँ से इस क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ √3। क्या ये लाइन आपको समझ आई स्टूडेंट्स? आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर क्या लिखी है सर, 2। सिमिलरली मैं इस पार्ट में भी इंटरेस्टेड हूँ कि सर ये जो लिखा है कॉट के अंदर, कॉट के अंदर लिखा है कॉसेक, क्या इसे भी कॉट में ला सकते हैं? ये लिखा है कॉसेक इनवर्स 3। ये कितना लिखा हुआ है स्टूडेंट? सर ये लिखा हुआ है कॉसेक इनवर्स 3। मैं इसे थोड़ी देर के लिए आई होप बीटा मान सकता हूँ। जैसे ही सर आप इसे बीटा लेते हैं, है ना, तो अगेन ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल कितना है, बीटा। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है सर? ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना होने वाला है? अगर आप यहाँ से देखें तो क्या मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स कि कॉसेक बीटा जो होगा वो कितना होगा, 3/1। तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ से अगर मैं बेस निकालना था तो बेस क्या होगा सर? बेस बड़ी सिंपल सी बात है, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 कितना, 8। 8 होता है 4 × 2, यानी क्या मैं इसे 2√2 लिख सकता हूँ। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। यानी कि अगर आप लिखना चाह रहे हो यहाँ से, क्या मैं चाह रहा हूँ कि मैं कॉट में आ पाऊँ, तो मैं अगर कॉट बीटा यहाँ से डिफाइन करता हूँ तो कॉट बीटा कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? आई होप आपको दिख रहा है सर। अगर यहाँ से आप कॉट बीटा लिखना चाह रहे हो तो कॉट बीटा कितना होगा? कॉट बीटा यानी tan का रेसिप्रोकल, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 2√2/1, तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2√2। यानी अगर कॉट बीटा 2√2 है तो बीटा कितना है सर? बीटा है कॉट इनवर्स ऑफ 2√2। क्या इतनी बातें आपको समझ आई? आई होप ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। यानी सर अगर आप चाहें तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, यानी अगर आप चाहें तो यहाँ से आप लिख सकते हो इसे, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये जो लिखा हुआ है कॉट, कॉट के अंदर कितना, कॉट इनवर्स और कितना स्टूडेंट्स, 2√2। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? आई होप बड़ा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा पार्ट है, जिससे मैं क्या लगाऊंगा, पावर 3 नहीं है, आई थिंक पावर 2 है ना, वो 3 मैंने गलती से लिखा, इसे पावर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 2। तो पावर कितनी है, 2। क्या यहाँ तक चीज़ें सॉर्टेड सी? एंड आई होप यू अंडरस्टैंड, ये दोनों tan इनवर्स से और कॉट इनवर्स से नलीफाई हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के इम्पैक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे और ये भी इसके इम्पैक्ट को नलीफाई कर देगा। मतलब यहाँ बचेगा √3 का स्क्वायर। सो पहली जो टर्म है दैट इज √3 का स्क्वायर, और जो सेकंड टर्म है स्टूडेंट्स वहाँ कॉट के इम्पैक्ट को नलीफाई करेगा, सो इट विल बी 2√2 का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही है। सो दिस इज 2√2 का स्क्वायर, एंड डू आई नीड टू टेल यू, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2। सो दिस इज गोइंग टू बी 3 + 4 × 2 8। 8 + 3 कितना हो जाता है सर? आई थिंक क्लियरली ये कितना है, 11। तो आपका जो आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा 11, यानी आप मार्क करेंगे ऑप्शन डी। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान सा क्वेश्चन, जिसमें बस ट्रिकी पार्ट ये था कि शायद अगर आपको टर्मिनोलॉजीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो यू मे गेट कंफ्यूज्ड बाय लुकिंग एट दिस स्क्वायर, कि सर अभी तक तो हमने tan को tan इनवर्स से नलीफाई होते देखा है अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस, जब चीज़ें हमारे फेवरेबल हों, ये स्क्वायर को कैसे कैंसिल आउट करेंगे, स्क्वायर से कैसे निजात पाएंगे? तो उसको सोचने की जरूरत ही नहीं है ना, ओवरऑल एक्सप्रेशन का स्क्वायर है, तो आप वैल्यू निकाल लीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि फिर वो अंदर इंटरनली अपने इम्पैक्ट को कैंसिल कर देंगे। आई होप ये लाइन, ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आया। इसी के साथ अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें, एक और क्वेश्चन ट्राई करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइड tan। आई होप आपको याद आ रहा है, एक साधारण सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बिल्कुल डायरेक्ट सा क्वेश्चन, और इसे अब आप आसानी से सोच पाते होंगे कि कहाँ लेकर जाना है। क्या मुझे कुछ कहने या बोलने की ज़रूरत है कि इसको कैसे करते हैं? एक जनरल सा आइडिया आई होप आप डेवलप कर चुके हो। याद करो जब हमने एक क्वेश्चन किया था जहाँ हम इंटरेस्टेड थे साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 में, तो वहाँ 5 जो था वो हमारा किस जोन में लाई कर रहा था, बस ये देख लो, ये 10 कहाँ होगा, बस 10 से जस्ट आगे वाले पाई के मल्टीपल पे बात बन जाएगी। अगर आपको नहीं क्लिक कर रहा है तो मैं थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश करता हूँ, बहुत ध्यान सुनिए। खैर ये वाला पार्ट वापस इतना विजुलाइज नहीं करना है जितना मैं करवा रहा हूँ, ये पूरी कैलकुलेशन ब्रेन में होनी चाहिए। खैर इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं फिर भी आपको एक अच्छा सा डिटेल्ड आइडिया देता हूँ कि चीज़ें कैसी हो रही हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। अगर आप साइन के ग्राफ को थोड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करें, साइन का जो ग्राफ होता है स्टूडेंट्स वो कैसा होता है सर? साइन का जो ग्राफ होता है वो ऐसा चल रहा होता है। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। थोड़ा सा अजीब सा बनाए, बहुत सही नहीं बनाए, बट आई होप आप समझ पा रहे हो। सर इस ग्राफ में क्या ये पॉइंट्स हैं? अगर मैं इन पॉइंट्स की बात करूं तो ये आपका होता है पाई, फिर ये आता है सर 2 पाई, है ना, मैं सही बना रहा हूँ, 0 से π/2 पाई, 2 पाई, फिर ये होता है 3 पाई, है ना, बस यहीं तक, बिल्कुल बस यहीं तक, है ना। और ऑफकोर्स ये क्या होता है -π, बीच में -π/2 ये आपका क्या है, प्रिंसिपल रेंज, है ना। ये हमारे लिए मेन कंसर्न है। सर यहाँ पे आप क्यों घूम रहे हो? मेरा कहना है जब आप साइन 10 की वैल्यू ढूंढना चाह रहे हो, 10 कहाँ होगा, पाई कितना होता है 3.14, 6 पॉइंट समथिंग,
और ये कितना होगा 3 का ट्रिपल यानी 9 पॉइंट समथिंग। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट, सोच के देखना। पाई की वैल्यू होती है 3.14, सुनिएगा बहुत ध्यान से। 3.14 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जा रहा है, देखो सुनना बहुत ध्यान से। 3 का ट्रिपल 9 तो ये हो जा रहा है 9 पॉइंट, है ना। और 14 का ट्रिपल कितना होता है 42 आई बिलीव। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। आई थिंक 42 ही होता है बिल्कुल। तो ये हो जा रहा है 9.42। मतलब ये जो वैल्यू है 3 पाई जो वैल्यू वो कितनी है स्टूडेंट 9.42, है ना। मतलब इसे मैं आपको समझाने के लिए लिखूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 9.42 ये जो वैल्यू है, दिस इज 9.42। अगर ये 9.42 है तो इससे थोड़ा सा आगे कौन होगा 10, इससे जस्ट थोड़ा सा आगे कौन होगा, ये जो वैल्यू होगी क्या होगी 10। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? और बस क्वेश्चन खत्म होने को अगर आप ध्यान से देख पाओ तो क्यों खत्म होने को, स्टूडेंट सोचेगा कि अगर ये जो वैल्यू मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है मुझे कहाँ मिल रही होगी। आप ऐसे सोचो स्टूडेंट्स, पाई मतलब 3 पाई 2 पाई। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। पाई ये थोड़े से हमारे स्टैंडर्ड से पॉइंट से जहाँ पर चीज़ें सेम गुजर रही होती है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो प्लीज़ उस बात को गौर फरमा के सुनिएगा बहुत ध्यान से। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, जैसा ये बिहेव कर रहा है, मतलब अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा मिला कर लाने की कोशिश करूँ तो ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट मुझे यहाँ कहीं मिल रहा है। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, जितना डिस्टेंस ये 3 पाई से आगे है, जितना डिस्टेंस ये 3 पाई से आगे, उतनी ही डिस्टेंस ये 0 से पीछे है। क्या आप मेरी लाइन को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं स्टूडेंट्स? बस इसी बेसिस पे अगर मैं आपको थोड़ी सी हिंट देना चाहूँ जो कि क्लियरली आपको नजर आ रही होगी कि सर अगर ये डिस्टेंस की आप बात करो तो ये पॉइंट कितना है, सर ये पॉइंट है 10, है ना। और इसमें से अगर ये डिस्टेंस देख रहे हो आप, कौन सी, ये वाली डिस्टेंस, तो ये कितनी डिस्टेंस है, सर ये है 3 पाई डिस्टेंस। तो ये जो बीच की छोटी सी थोड़ी सी ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, सर ये होगी 10 - 3 पाई। क्या लाइन आपको समझ आ रही है? तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी 10 - 3 पाई। और अगर ये डिस्टेंस है 10 - 3 पाई तो क्या आप इस डिस्टेंस के बारे में कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हो? सर सिमेट्री के लॉजिक से 10 - 3 पाई ही ये डिस्टेंस होगी, लेकिन अगर यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट है, अगर ये जो डिस्टेंस है 10 - 3 पाई पॉजिटिव डिस्टेंस है, तो इस तरफ ये जो दूरी होगी नेगेटिव साइड पर एक्स एक्सिस के, वो नेगेटिवली रीड की जाएगी ना 10 - 3 पाई का नेगेटिव, यानी माइनस ऑफ 10 - 3 पाई, जिससे बेसिकली मैं क्या रीड करूंगा, इस पॉइंट को हम रीड करेंगे, माइनस जब ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई - 10। क्या ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ आया? आई होप आपको अभी ये क्लियर हो रहा है कि 3 पाई - 10 क्यों लिया। रीज़न बड़ा साफ और सिंपल सा है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। ये जो पॉइंट है 3 पाई - 10, ये जो पॉइंट ले रहे हैं हम, ये 3 पाई - 10, ये फॉर्चुनेटली इस वैल्यू को होल्ड करते हुए जो कि हमें यहाँ मिल रही है, उसको यहाँ पे इस वैल्यू पर इस वैल्यू पर होल्ड करता है। आई होप आप ये कंसेप्ट अच्छे से समझ पा रहे हैं। मैं बड़ी सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है साइन का ग्राफ एक ऑड फंक्शन है, तो जितना ही आगे जाता है उतना ही पीछे जाता है। तो यहाँ पे जैसा वो आगे जा रहा है वैसा का वैसा पीछे जाएगा, बस बात खत्म। आई होप आपको सिमेट्री के कंसेप्ट इसकी वैल्यू निकालते आ रही है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो होगी 3 पाई - 10। क्या लॉजिक समझ आया आपको? और इस बेसिस पे हम क्लियरली लिखेंगे क्या स्टूडेंट्स की साइन इनवर्स साइन 10 जो है, साइन इनवर्स साइन 10 जो है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3 पाई - 10, है ना। और इसलिए लिखा स्टूडेंट्स ऐसा क्योंकि ये जो 3 पाई - 10 है, मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है ये -π/2 से π/2 के बीच लाई करे, क्योंकि जब ये जो वैल्यू है -π/2 से π/2 के बीच लाई करती है, तब आप बिना किसी डाउट के, बिना किसी हेजिटेशन के साइन इनवर्स और साइन 2 नलीफाई कर देते हैं और आप आंसर लिख देते हैं 3 पाई - 10। तो इस केस में आप क्या आंसर लिखेंगे स्टूडेंट्स? आप लिखेंगे ऑप्शन सी, ऑप्शन बी नहीं। ऑप्शन बी वॉज द डिस्टेंस, उस पॉइंट की एग्जैक्ट पॉइंट को जो डिनोट करने वाला पॉइंट है वो एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड पर है, वो वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पर है, और वहाँ पे क्लियरली हम जानते हैं कि वो क्या होगा एंगल पॉइंट, वो होगा 10 - 3 पाई का नेगेटिव, यानी 3 पाई - 10। आई होप ये पूरा ऑब्जर्वेशन अच्छे से समझ आई। ये 2 लाइन का सोल्यूशन है, बट इसके पीछे की कहानी आपको ब्रेन में क्लियर हो रही है कि चीज़ें ऐसे क्यों हो रही है। ये सारा पार्ट आपको ब्रेन में करना है स्टूडेंट्स। मैं बार बार कह रहा हूँ, जितनी ज़्यादा इंट्यूटिवली सोचोगे, जितना वर्बली कैलकुलेट करोगे, जितना मन में कैलकुलेट करोगे, जितना कम से कम लिखोगे, उतना वक्त आप बचाओगे, और उसी से हम स्पीड और एक्यूरेसी डेवलप करेंगे। आई होप ये तरीका आपको याद रहेगा। ये चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए इतनी डिटेल्ड मैनर में लिख रहा हूँ ताकि आप बहुत आसानी से विजुलाइज कर पाएँ, ताकि आप इमेजिन बहुत ईजिली कर पाएँ, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको ब्रेन में ईजिली करते चलना है। आई होप ये बात आप याद रखेंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ आया तो एक और क्वेश्चन, बड़ा मज़ेदार सा, बड़ा शानदार सा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस मेरा यकीन है अब आप कर सकते हैं, आप में कॉन्फिडेंस है इतना, बहुत इजीली आप सोच सकते हो।
तो पहला सोल्यूशन या पहला सजेशन करिए, बहुत सीधे सीधे सोचिए, कोई हिंट मेरे ख्याल से देने की जरूरत नहीं, इस तरह के क्वेश्चन आप वर्कआउट करना चाहते हैं। एंड दूसरा सजेशन, सोच के देखो स्टूडेंट्स, क्या इसके बारे में कुछ प्रोडिक्शन है? बिल्कुल है। दूसरा सजेशन, जल्दी से दिमाग लगाओ और मुझे ये बताओ कि आप क्या आंसर लेकर आ रहे हो। तो दोनों बातें लिखेंगे आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है, एंड ऑफ कोर्स आप मुझे लिखकर बताएंगे कि कैसे आ रहा है। दोनों बातें लिखिए स्टूडेंट्स, फिर हम साथ में आगे सॉल्व करेंगे। आप अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन पल भर में खत्म हो सकता है, बस एक गलती मत करना। आई होप नोबडी इज थिंकिंग कि सर क्यों दिमाग लगा रहे हो, आप साइन और साइन इनवर्स को नलिफाई क्यों नहीं कर रहे हो। आई होप आप में से किसी भी स्टूडेंट ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि सर साइन इनवर्स और साइन को नलिफाई कर देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, प्रॉब्लम है 3π/4। अगर वापस मैं आपको रियलाइज करवाना चाहूँ तो 3π/4 प्रॉब्लम की हो कि आपको नजर आई स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप साइन एक्स के ग्राफ को ऑब्जर्व करें, वही पूरा रीजन छुपा हुआ है। ये आपका ग्राफ है स्टूडेंट्स, है ना, ये हमारा सीधा सीधा सा ग्राफ है। अगर इस ग्राफ को थोड़ा सा आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, बस मैं इसे थोड़ा सा प्रॉपर्ली बना देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आई होप अभी चीज़ें बहुत अच्छी तो नहीं है, बट येस आई होप आप समझ पा रहे हो। थोड़ा सा छोटा पार्ट बन रहा है, मतलब वो एंगल सही नहीं जाएगा और आप अननेसेसरीली कंफ्यूज जाएंगे। ठीक है, जैसा भी है, आई होप ये पार्ट समझ आ रहा है। अब 3π/4 कहाँ मिलेगा, ऐसा सोच के था सर। पहली बात तो जितनी अंडरस्टैंडिंग मेरी है, ये π/2 से छोटा तो नहीं है, क्योंकि π/2 कितना होता है, आधा। 3π/4 कितना होता है, 75% है ना। 3/4 है ना, आप 3/4 चले गए, मतलब आधे से तो आप बाहर ही चले गए ना। तो आप इस बात को ऐसे समझो स्टूडेंट्स, अगर मैं 3π/4 तक आना चाह रहा हूँ तो आई होप ये आपका 0 होता है एंड ये होता है पाई, है ना। यहाँ बीच में होता है π/2 और यहाँ पे आपकी बाउंड्री रुक जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या आता है, यहाँ पे आता है आपका 3π/4। आपको रियलाइज हो रहा है प्रॉब्लम क्या है, बट ये क्वेश्चन चुटकी में खत्म हो जाएगा अगर आप ध्यान से चीज़ें देख पा रहे हो तो। और मैं इसलिए बार बार एम्फेसाइज करता हुआ आया हूँ स्टूडेंट्स कि ग्राफ्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व करवाएगी। तो जितना अच्छे से ग्राफ्स को बना सकते हो बनाओ। यकीन करिए, अपनी चीट शीट जो आप वो स्टडी टेबल के आगे सारे फॉर्मूले पेस्ट कर रहे हो, उसके साथ जितने भी बेसिक स्टैंडर्ड आपके ग्राफ्स हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंक्शन, सारे जितने भी मॉड्यूलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शन पार्ट, जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, उनके सबके ग्राफ बना के रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से आप यूज़ कर रहे होंगे। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। अगर मैं साइन एक्स की बात करूँ तो क्वेश्चन खत्म हुआ सर। क्यों खत्म हुआ, क्योंकि अगर आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हो कहाँ से, सर मेरा कंसर्न तो क्या होता है, सर हमारी जो प्रिंसिपल रेंज होती है इन्वर्स फंक्शन में, वो होती है -π/2 से π/2, मतलब ये वाला जो होता है हमारा ये जोन होता है। खैर मैं इन्वर्स फंक्शन को आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के थ्रू ही बता रहा होता हूँ, क्योंकि इसके थ्रू सोचना ज़्यादा आसान है, आई बिलीव, है ना। क्यों अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट करना। अब मैं कह रहा हूँ सर हम ढूंढ रहे हैं 3π/4 पर, बेशक आप ढूंढिए 3π/4 पर प्रॉब्लम ये है कि 3π/4 तो हमारी प्रिंसिपल रेंज से बाहर हो जा रहा है। कोई बात नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं 3π/4 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू ढूंढूंगा, और अगर वो वैल्यू ढूंढने चला तो वो यहाँ मिल जाएगी। और अगर कॉमन सेंस यूज़ करें स्टूडेंट्स तो कुछ ज़्यादा, मतलब ये तो आपको बना के मैंने दिखाया, या आप सीधे सोच सकते थे। ऐसे सोचो स्टूडेंट्स, ये क्या है 3π/4, यानी π/2 से π/4 डिस्टेंस आगे। तो सिमेट्री के लॉजिक से π/2 से π/4 डिस्टेंस पीछे कौन सा पॉइंट होगा जो हमारी प्रिंसिपल रेंज में फॉल करेगा, वही जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है जो आप यहाँ पे ढूंढ रहे हो, वही वैल्यू आपको साइन π/4 पर भी मिल जाएगी। क्या आपको पॉइंट समझ आ रहा है? तो अगर ये पॉइंट समझ आ रहा है तो ये पॉइंट कितना है सर, π/2 से π/4 डिस्टेंस पीछे, और π/2 से π/4 डिस्टेंस पीछे, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, π/4। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए? अरे 4 बराबर हिस्सों में बांटा आपने इसको, 1 2 3 4, तो तीसरे हिस्से पे आप पूछ रहे थे, और वही तीसरा हिस्सा 1/4 हिस्से पे भी मिलेगा आपको, क्योंकि साइन का फंक्शन कुछ ऐसा है सिमेट्रिक के लॉजिक से। आई होप ये बात बहुत इजीली डाइजेस्ट हो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इन केस अगर कोई डाउट है तो मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। ये जो पॉइंट है 3π/4, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, जितना ये π/2 से आगे है, π/2 से कितना आगे है सर, π/2 से π/4 डिस्टेंस आगे है, उतना ही π/2 से π/4 डिस्टेंस ये पॉइंट पीछे है, जो कि इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू होल्ड करता है, और हम इससे कंसिडर करेंगे। हम इसे क्यों कंसिडर करेंगे, क्योंकि सर ये -π/2 से π/2 के बीच लाई करता है। क्या ये लाइन आपको समझ आ रही है? आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। यानी कि जो वैल्यू हमें 3π/4 पर मांगी जा रही है वो नहीं लेंगे, हम उसे लेंगे साइन इनवर्स ऑफ π/4 पर। I'm really sorry, साइन ऑफ π/4 पर, साइन 3π/4 नहीं लेंगे। यानी मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि जो आपकी वैल्यू है साइन 3π/4 की, क्या मैं इसे साइन π/4 लिख सकता हूँ? बेशक मैं लिख सकता हूँ। एक और तरीके से समझाता हूँ, वैसे इतना कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप इस वाले पार्ट को लिखना चाहें जो आपके पास लिखा हुआ है साइन 3π/4, बहुत ध्यान से सुनिएगा, साइन 3π/4, क्या मैं अपने कॉमन सेंस से इसे साइन ऑफ पाई -π/4 लिख सकता हूँ? आई होप आपको बात समझ आ रही, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट इस बात से क्या, पाई की वजह से क्या, सेकंड क्वाड्रेंट, और
साइन साइन ही रहने वाला है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का सिग्नेचर पॉजिटिव होता है, तो उसे हम क्या लिखेंगे, साइन 3π/4। लेकिन इससे क्या हो जाने वाला है, सुनिएगा ध्यान से। आई होप पाई माइनस π/4 क्या, 4π माइनस पाई यानी 3π/4, तो 3π/4 को ये लिखा। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ क्या साइन पाई माइनस थीटा को हम साइन थीटा लिखते हैं, यानी क्या मैं इसे साइन π/4 लिख सकता हूँ, बस इतनी सी बात थी। पर ये जो सोचना है, ये जो थॉट है, ये इतना करके नहीं आना चाहिए। आपको समझाने के लिए अभी मैं इतना डिटेल में सिखाया जा रहा हूँ। मेरा कहना है कि ये बातें क्लिक करनी चाहिए, बातें स्ट्राइक होनी चाहिए। मतलब ये जो पूरा क्वेश्चन है इसको आप कैसे लिखोगे स्टूडेंट्स, आप लिखोगे ऐसे, साइन इनवर्स, बाहर तो साइन इनवर्स है, बहुत बढ़िया, अंदर है साइन, बहुत बढ़िया, फिर अंदर क्या है सर, कॉस इनवर्स, ठीक है सर, फिर अंदर क्या है सर, कॉस, फिर एक और कॉस है ना, फिर क्या है सर, फिर आया साइन इनवर्स, ठीक है सर, फिर क्या आ रहा है, साइन। अब ये क्वेश्चन खत्म होगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, अगर आप सोच पाए। और 3π/4 को हमने क्या लिखा, π/4, तो पहले इसका ब्रैकेट, फिर ये वाला ब्रैकेट, फिर ये वाला ब्रैकेट, फिर ये वाला ब्रैकेट और फिर ये वाला ब्रैकेट। आई होप आप ब्रैकेट्स को लेकर मत डरिए। अब बस बात को समझिए। बात यह है सर कि अब अगर आप क्वेश्चन खत्म करना चाहें तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप खत्म कर सकते हो, क्योंकि साइन और साइन इनवर्स अब एक दूसरे के इम्पैक्ट को नलिफाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो π/4 है सर, ये क्लियरली बिलोंग करता है कहाँ से कहाँ तक, ये -π/2 से π/2 के बीच है। अगर ये एंगल इसकी प्रिंसिपल रेंज में आता है साइन इनवर्स की, तो बेशक हम इम्पैक्ट को नलिफाई करके यहाँ पे इस क्वेश्चन को बना देंगे। साइन इनवर्स ने साइन को नलिफाई किया, तो बचा क्या, सुनिएगा ध्यान से सर, बचा साइन इनवर्स ऑफ कितना, साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस। और अगर इसने नलिफाई किया तो अंदर क्या बच गया सर, अंदर सिर्फ बस π/4 ही बचा। क्या पार्ट आपको समझ आया स्टूडेंट्स, ये वाला ब्रैकेट, देन दिस ब्रैकेट, देन दिस ब्रैकेट। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत आसान है, ये क्वेश्चन वहीं से आसान हो गया था, इतना बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एक अच्छा IIT JEE एस्पिरेंट इतनी स्टेप्स नहीं लिखेगा, कभी मत लिखिए। आई होप अब आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, कि ये जो π/4 है, ये जो π/4 है, ये फॉर्चुनेटली कॉस के लिए क्या चाहिए सर, कॉस की प्रिंसिपल रेंज होती है 0 से π। कॉस इनवर्स की जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो होती है 0 से π, यानी कि यहाँ पे जो π/4 है, यस इट डज बिलोंग टू 0 to π, 0 से π के बीच की ये वैल्यू है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कॉस इनवर्स कॉस को नलिफाई करेगा, करेगा। और क्या आपको आंसर दिख रहा है, आंसर तो वहीं दिख गया था अगर आप ठीक से देखते, पर फिर भी स्टेप बाय स्टेप अगर आप सोल्यूशन लिखना चाहें तो आप नेक्स्ट स्टेप में टेक्निकली क्या लिखेंगे, सर कॉस ने कॉस इनवर्स के इम्पैक्ट को नलिफाई किया, सो नाउ वी आर लेफ्ट विद साइन इनवर्स ऑफ साइन। आई होप आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास बची है आखिरी स्टेप, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ π/4। और क्या अब आप मुझे बता सकते हो सर, यहाँ तो सोचने की जरूरत ही नहीं है ना, वापस बात वहीं बॉइल डाउन हो गई जहाँ से शुरू किया था वहीं पे खत्म हो रहा है। यानी π/4 तो हम जानते हैं सर, प्रिंसिपल रेंज साइन की -π/2 से π/2। आई होप अब बहुत बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, उसके बीच लाई करता है। तो साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे को नलिफाई कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, क्या मैं सीधे सीधे π/4 लिख सकता हूँ, बेशक आप आंसर लिखेंगे π/4 यानी ऑप्शन सी। कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसा सोचता है कि सर इतना क्यों घुमाया आपने इस क्वेश्चन को, आप तो ऐसे करते ना, साइन इनवर्स साइन को, कॉस इनवर्स कॉस को, साइन इनवर्स साइन को कैंसिल कर देता, तो आंसर बचता 3π/4 और आप मार्क करते ऑप्शन है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, हमको इनसाइड आउट अप्रोच यूज़ करनी है। और उसमें भी हमें ये देखना है कि क्या जब आप कैंसिल कर रहे हो तो जो प्रिंसिपल रेंज वाले कंस्ट्रेंट्स और कंडीशंस हमने पढ़े थे, क्या ये उनको फॉलो कर रहा है, क्या उनका वायलेशन तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो ही हम इसे सॉल्व करेंगे। आई होप यहाँ तक चीज़ें डाइजेस्ट हो रही, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। विद दैट स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे और उसे बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, बिफोर ट्राइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, पहले इसे अच्छे से ऑब्जर्व करिए, क्योंकि सामने हर बार पढ़ा है, हर बार समझाए। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो इसे अच्छे से देखो, अच्छे से समझो और जल्दी से एक सही मेथड, सही अप्रोच के साथ आगे बढ़ो। एंड बेशक आप इसे कर लोगे। तो दोनों चीज़ें स्टूडेंट्स फिगर आउट करिए आंसर, और जो भी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, दोनों आंसर और आपकी मेथड कमेंट में लिखकर मुझे बताइए कि आपने कैसे से फिगर आउट किया, और फिर हम इसे साथ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप कुछ हो ना हो, आप स्क्रीन पॉज करके ये वीडियोस देखते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को, है ना। मतलब जब भी आप इन वीडियोस को लेकर बैठते हैं तो अपने हाथ में अपनी एक शीट होती है जिस पर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, एक शीट होती है जिसमें आप सारे नोट्स बना रहे होते हो, है ना। एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी हैबिट है, इस पर बात पे मैं बहुत बार बहुत एम्फेसिस कर चुका हूँ। क्वेश्चंस मेरे सॉल्व किए हुए देखना विल नॉट डेवलप योर स्किल्स। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग हैबिट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तभी डेवलप होगी जब आप खुद से प्रॉब्लम से डिस्कस कर रहे होंगे, प्रॉब्लम से आप खुद डील कर रहे होंगे। आई होप ये बात आप याद रखेंगे। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो सर यहाँ लिखा हुआ है tan इनवर्स tan 4 प्लस cot इनवर्स cot 4। और कोई भी स्टूडेंट अगर ये सोच रहा है कि सर 4 और 4 को कैंसिल करके, मतलब tan और tan इनवर्स और cot और cot इनवर्स को कैंसिल करके 4 + 4 8 आंसर मार्क कर दिया ऑप्शन है, तो शायद आपने फिर गड़बड़ कर दी। आपने गड़बड़ ये कर दी कि शायद आप देखना भूल गए कि क्या ये 4 और ये 4 उस प्रिंसिपल रेंज में फॉल करता है।
अगर आपको छोटी सी बात में याद दिलाना चाहूँ, अगर मैं टेन इनवर्स की बात करूँ तो याद करो स्टूडेंट्स, टेन इनवर्स के लिए जो हमने प्रिंसिपल रेंज पढ़ी है, टेन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल रेंज होती है स्टूडेंट्स वो क्या होती है सर? हम जानते हैं टेन इनवर्स एक्स जो होता है वो हमेशा ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2 के बीच होता है। और जितना मेरा नॉलेज कह रहा है सर, ये जो आपने 4 लिया है ये 4 -π/2 से π/2 के बीच तो नहीं होता है, क्योंकि π/2 मतलब क्या? 3.14 का हाफ, 3 का आधा भी 1.5 होता है, 1.5, तो ये तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 1.5 से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू 4 तक तो नहीं जा रही ना। आप बात समझ पा रहे हो सर? आप तो एक और गलती कर रहे हो, अगर आप कॉट इनवर्स की भी बात करते हैं, अगर आप बात करते हैं कॉट इनवर्स एक्स की, तो कॉट इनवर्स एक्स का भी प्रिंसिपल रेंज होता है 0 से पाई। क्या नजर आया? पाई यानी 3.14। क्या ये 4 3.14 से छोटा है? बिल्कुल नहीं सर, 3.14 से ज़्यादा है। तो दोनों जगह आप गलती कर रहे हो। मेरे ख्याल से इन गलतियों का सुधार, इन गलतियों का समाधान बड़ा सिंपल सा है। आप इनको उस प्रिंसिपल रेंज के अंदर ले आइए, और इनकी हिंट, इनका आइडिया आपको हमेशा देंगे कौन? आपके स्टैंडर्ड से ग्राफ्स। स्टैंडर्ड ग्राफ मतलब अगर मैं 10 के ग्राफ को नोटिस करूं, आई होप आपको याद है ग्राफ स्टूडेंट्स। अगर आप 10 के ग्राफ को ऑब्जर्व करें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, चीज़ें 10 में तो बहुत सॉर्टेड सी हैं स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से सोच पाओ तो। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, अगर 10 के ग्राफ को फटाफट माइन्यूट से लेवल पे बनाऊं तो क्या मैं बहुत छोटे छोटे से सिंपल सा ग्राफ बना रहा हूँ स्टूडेंट्स, बहुत डिफिकल्ट सा पार्ट नहीं बना रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इतना बड़ा सा ग्राफ नहीं बनाते, छोटे लेवल पे बनाते हैं ताकि चीज़ें आपको दिख जाए, है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं एक स्मॉलर लेवल पे बनाता हूँ तो 10 के ग्राफ जो बनेंगे वो एक ऐसा बनेगा, है ना। फिर ये वाला पार्ट जब निकल जाएगा, है ना, तो सेम ये वाला पार्ट एक्सटेंड हो रहा होगा, फिर वापस ये पार्ट ऐसा बन रहा होगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। सेम यही पार्ट जब एक्सटेंड हो रहा होगा तो ये वाला पार्ट वापस बन रहा होगा स्टूडेंट्स। कैसे? ये पार्ट ऐसे जाके ये पार्ट ऐसे गिर रहा होगा। ये सब क्यों कर रहा हूँ स्टूडेंट्स? बहुत ध्यान से सुना स्टूडेंट, बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, प्लीज़ पे अटेंशन। अगर यहाँ पे ये पॉइंट है 0 तो ये होता है π/2, तो ये कितना होता है सर? पाई। आई होप आपको बात समझ आ रही है। अगर ये पाई है तो यहाँ पे कितना होगा? 3π/2, तो कितना होगा स्टूडेंट्स? ये होगा 2 पाई। क्या यहाँ तक आपको बातें समझ आई? बड़ी सिंपल सी बात स्टूडेंट्स, ये है पाई, और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स? सर यहाँ पे होगा 3π/2, है ना। 3π/2 कितना होगा? मोटा मोटा ध्यान से सोचो स्टूडेंट, π/2 कितना होता है? 1.5 के आसपास, और 1.5 का ट्रिपल कितना होता है? 3 पॉइंट समथिंग। तो 3 पॉइंट समथिंग से बड़ा ही होगा ना 4, मतलब 4 कहाँ होगा स्टूडेंट? सर 4 यहाँ कहीं होगा। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? आई होप बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, यहाँ कहीं क्या होगा स्टूडेंट्स? 4। अगर सर यहाँ कहीं होगा 4, यानी आप क्या कहना चाह रहे हो? इस बात को गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स। आई होप ये 4 आपको नजर आ रहा है, मतलब अगर आप बहुत प्रिसाइज भी वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो पाई होता है 3.14, अगर इसे मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितना हो रहा है? 314 का आधा, है ना, 300 का आधा 150, का आधा 7, यानी 1.57, ये हो जाता है 1.57। अगर मैंने इसको ट्रिपल किया, आई एम रियली सॉरी, मैं शायद कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कुछ गलत कर दे रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी। अच्छा हुआ हमने क्रॉस चेक किया, क्योंकि गड़बड़ हो जा रही है। बहुत ध्यान सुनिएगा, यस बिल्कुल सही है ना, गड़बड़ हो रही है, ध्यान सुनिएगा। अगर मैंने इसका ट्रिपल किया, मतलब मैंने क्या किया? 3π/2 निकाला, मतलब मैंने क्या किया? मैंने ट्रिपल किया 1.57 का। हाँ, मैंने गड़बड़ की स्टूडेंट्स, मैंने वो कैलकुलेशन गलत कही थी, इसे ध्यान से करेक्ट करिएगा स्टूडेंट्स। ये यहाँ नहीं आएगा, है ना, ये थोड़ा पीछे आएगा। कैसे आएगा? सुनिएगा ध्यान से। 15 का ट्रिपल होता है 45, तो 1.57 तो ऑब्वियसली 4 के बियॉन्ड ही जाएगा, तो ये ऑब्वियसली 4.5 के बियॉन्ड ही जाएगा। तो ये जो पॉइंट है यहाँ नहीं आएगा, आपका जो 4 है वो इससे पहले होगा। क्या लाइन आपको समझ आ रही है? आई होप ये लाइन आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 3.14 जो अप्रॉक्सीमेटली होता है कितना? 4.5 से ज़्यादा ही होता है। मैं अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू लिख रहा हूँ 4.5। अगर ये 4.5 के आसपास कुछ होता है तो ये क्यों कह रहा हूँ मैं? प्लीज़ इस बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि आप 4 को ढूंढ रहे हो, तो 4 यहाँ कहीं होगा 4.5 से पहले। अगर 4 यहाँ कहीं है तो कहना इसे मैं इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू ढूंढना चाह रहा हूँ, मतलब इसमें करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये वैल्यू ढूंढना चाह रहा हूँ। क्या आपको ये बात समझ आई? आई होप बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब अगर सेम लॉजिक में यूज़ करूँ तो ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट से कितनी है? सर ये डिस्टेंस है 4। आई होप आपको ये बात समझ आई। सर ये डिस्टेंस है 4, और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें बहुत ध्यान से, तो कहना इसे कि सर इससे थोड़ा सा और आगे अगर आप चले जाते, इससे थोड़ा सा आगे और आप चले जाते तो ये डिस्टेंस कितनी होती है? सर ये डिस्टेंस होती है 3π/2। क्या आपको ये पॉइंट समझ आया स्टूडेंट्स? आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। मेरा कहना है कि इसके बजाय इसको देखने का नज़रिया ये ज़्यादा सही होता। जस्ट अ स्मॉल करेक्शन स्टूडेंट्स, अगर ये डिस्टेंस है 4, अगर ये डिस्टेंस है 4, और अगर मैं इसकी बात करूँ स्टूडेंट्स आपसे, तो ये डिस्टेंस कितनी है? पाई। तो अगर मैं आपसे ये वाली डिस्टेंस ढूंढना चाह रहा हूँ, अगर मैं कौन सी डिस्टेंस चाह रहा हूँ? मैं ये वाली डिस्टेंस ढूंढना चाह रहा हूँ। मैं पाई से कितना आगे चल रहा हूँ? ये वाली डिस्टेंस। अगर ये वाली डिस्टेंस ढूंढना चाह रहा हूँ तो ये डिस्टेंस कितनी है क्लियरली? सर ये डिस्टेंस होगी 4 - पाई। ये डिस्टेंस होगी 4 - पाई। सर ये डिस्टेंस अगर 4 - पाई है तो कहना है इसे ये डिस्टेंस भी, सर अगर यहाँ पे पाई से आगे ये डिस्टेंस थी तो पाई और 0 सेम मैनर में बिहेव करते,
तो 0 से आगे भी उतनी ही डिस्टेंस चलना है, मतलब ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो भी 4 माइनस पाई के ही इक्वल होंगे। क्या ये लाइन, क्या ये पॉइंट इजीली क्लियरली आपको समझ आ रहा है? यानी कि अगर मैं उसको प्रिंसिपल रेंज में लाना चाह रहा था tan इनवर्स ऑफ tan 4 को, तो मैं इसे क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 4 माइनस पाई। आई होप इस बात ने आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं किया और यहाँ तक चीज़ें क्लियरली आपको समझ आई। क्या इस बात में कोई डाउट है स्टूडेंट्स? मैं एक बार 4 वाला पॉइंट फिर से क्लियर कर देता हूँ अगर कंफ्यूजन है तो। 4 इसके इस तरफ नहीं था, 4 3 पाई बाई 2 से छोटा था तो इस तरफ होगा, मतलब मान लो यहाँ कहीं है, अगर यहाँ कहीं है ना, अगर यहाँ कहीं है तो मैंने क्या किया, अगर ये पॉइंट 4 है, ये पॉइंट 4 है तो ये पाई से कितना आगे, इतना आगे, और इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे 4 माइनस पाई। तो अगर इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू ढूंढने की कोशिश की तो वो कहाँ ला रहा है, हमें यहाँ ला रहा है, जो कि इस ग्राफ को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। इस ग्राफ को यहाँ मतलब एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट हमें ढूंढना है। एंड आई एम ट्राइंग टू टेल यू जितना ये पाई से आगे उतना ही यहाँ पे वो 0 से आगे होगा। तो पाई से कितना आगे है, पाई से 4 माइनस पाई डिस्टेंस आगे है, तो 0 से भी 4 माइनस पाई डिस्टेंस आगे होगा। एंड इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, 4 माइनस पाई, और इस वजह से वो फॉर्चुनेटली माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच लाई करेगा एंड हमारी प्रिंसिपल रेंज में फॉल करेगा tan इनवर्स के लिए जो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। मतलब इसके बारे में खास बात क्या है कि सर ये जो है वैल्यू ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच लाई करती है। ऑफ कोर्स अब अगर मैं cot 4 ढूंढना चाह रहा हूँ तो cot इनवर्स में भी ध्यान से सुनिएगा। सर cot में क्या होता है, अगर आप cot के ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करें सो cot का ग्राफ भी बड़ा मज़ेदार सा बनता है। मैं आपको cot का ग्राफ बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। अगर आप cot का ग्राफ देखें तो कुछ ऐसा सा चल रहा होता है स्टूडेंट्स। आई होप ये सारी बातें आपको पता है ना, ये कुछ ऐसा सा चल रहा होता है। और इसमें अगर कुछ 2-3 छोटी मोटी चीज़ें देखें तो क्या होता है सर, ये होता है पाई बाई 2, है ना, ये कितना होता है स्टूडेंट्स, आई होप ये पॉइंट पता है आपको, ये 0 होता है, पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाई 2 होता है और यहाँ पे आता है आपका 2 पाई। नहीं, हाँ बिल्कुल सही, ये होता है 2 पाई। मेरे ख्याल से वहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है स्टूडेंट्स, ध्यान से सोचिए। अगर आपसे सीधी सीधी सी बात कही जाए, क्या कहा जाए, आप ढूंढ रहे हो 4, अगर ये 3 पाई बाई 2 है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 4.5 होता है, तो 4 यहाँ कहीं होगा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। क्या आपको पॉइंट समझ आ रहा है? सर अगर 4 यहाँ कहीं है, मतलब आप इस वैल्यू को ढूंढ रहे हो, अगर इस वैल्यू को थोड़ा सा ट्रेस किया यहाँ तक तो आप इस वैल्यू को ढूंढ रहे हो, यानी आप इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इस x की वैल्यू को ढूंढ रहे हो, मतलब आप ये वाला एंगल ढूंढ रहे हो। क्या ये लाइन आपको समझ आई? अब एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सिंपल सी बात। अगेन जितनी डिस्टेंस ये पाई से आगे चला उतनी ही डिस्टेंस मेरे ख्याल से 0 से आगे चला। तो बस अगर मैं ये डिस्टेंस पता कर लूँ तो ये डिस्टेंस भी वही होगी, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, मतलब मुझे कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा अगर ये डिस्टेंस पता चल गई तो। और ये डिस्टेंस बड़ी आसान है स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचे तो सेम पॉइंट सेम थॉट वापस कि सर ये जो डिस्टेंस है ये कौन सा पॉइंट है, सर ये डिस्टेंस है 4, ये पॉइंट है 4, तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 4। और सर ये पॉइंट कितना है, सर ये डिस्टेंस कितनी है, ये पॉइंट तो हमें पता ही है ना, ये डिस्टेंस कितनी है, पाई। तो सर अगर 4 में से पाई डिस्टेंस माइनस की तो ये कितनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 4 माइनस पाई। अगर ये डिस्टेंस है 4 माइनस पाई तो इसी डिस्टेंस के इक्वल ये था, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे होगा 4 माइनस पाई। आई होप आपको समझ आ रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग सा नहीं हो रहा है। एक स्टैंडर्ड सी मेथड है जो मेरे ख्याल से बहुत इफेक्टिव है चीज़ों को सोच पाने में। खैर ये ज़्यादा से ज़्यादा क्विकली करने की कोशिश कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स। अगर 4 माइनस पाई हम ढूंढ पाए, अगर 4 माइनस पाई हम ढूंढ पाए तो इसे हम क्या लिखेंगे सर, हम इसे फॉर्चुनेटली लिखेंगे cot इनवर्स ऑफ cot ऑफ 4 माइनस पाई। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। और जैसे इसको हमने लिखा 4 माइनस पाई तो सर बेशक अगेन मैं जानता हूँ कि 4 माइनस पाई जो है फॉर्चुनेटली वो किससे किसके बीच लाई करता है, सर ये भी जो है ये 0 से पाई के बीच लाई करता है। रेडी सॉरी, 0 से पाई पे आप कौन सा ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि सर कॉट के लिए जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 नहीं होती, वो tan इनवर्स के लिए होती है। कॉट इनवर्स के लिए जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो होती है 0 से पाई। आई होप ये लाइन बहुत डिटेल में क्लियरली समझ आई। अब क्या करना होगा स्टूडेंट्स, अब क्या सोचेंगे? आई होप सर अब तो क्वेश्चन आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि सर अब आप tan इनवर्स और tan को नलिफाई कर सकते हो क्योंकि ये वैल्यूज़ के बीच है। सर अब आप cot इनवर्स से cot को नलिफाई कर सकते हो क्योंकि ये वैल्यूज़ के बीच है। तो क्वेश्चन इतना सही था ना कि आप बस इन दोनों पार्ट्स को ध्यान से सोच पाए। अगर आप इन दोनों पार्ट्स को ध्यान से सोच पा रहे हो तो क्वेश्चन खत्म होने को है, क्योंकि अब अगर tan इनवर्स ने tan को नलिफाई किया तो यहाँ पे क्या बच जा रहा है, सर यहाँ पर बच जा रहा है 4 माइनस पाई। और सर यहाँ पर अगर cot इनवर्स ने cot को नलिफाई किया तो यहाँ पे क्या बच जा रहा है, सर यहाँ भी बच जा रहा है 4 माइनस पाई। एंड डू आई नीड टू टेल यू कि आंसर क्या होगा, 4 + 4 8 माइनस पाई दैट्स -2 पाई। सो दिस 8 - 2 पाई शुड बी योर करेक्ट आंसर विच आई बिलीव यू आर गिवन इन ऑप्शन सी। आई होप एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सीधा सा क्वेश्चन था जिसमें कुछ भी बहुत डिफिकल्ट नहीं था और इसको आपने इजीली वर्कआउट किया।
मतलब अभी तक हमने बहुत डिटेल में काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं और अभी तक हमने बहुत स्टैंडर्ड से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की है उन सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट की जो अभी तक हमने सीखे। इसी कड़ी को और कंटिन्यू करेंगे और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे और इन बेसिक से नॉलेज को एक अच्छे लेवल पे कंसोलिडेट करेंगे ताकि हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक की अच्छी इंसाइट्स, न्यूएंसेस, मतलब बारीकी आपको पता हो, हर चीज़ की गहराइयों में आप जाएंगे, है ना, तभी जाकर आपको चीज़ें अच्छे से याद रहेंगी और अच्छे से आप समझ कर इन्हें अप्लाई कर पाएंगे। आई होप यहाँ तक कोई डाउट, कन्फ्यूजन या क्वेरी नहीं है, ये पूरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया। इसी कड़ी को और कंटिन्यू करेंगे आने वाले नेक्स्ट प्रैक्टिस लेक्चर में। बट आई होप आज के लिए जो सबसे ज़रूरी, सबसे खास बात हमारे लिए निकल कर आती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, कि मैग्नेट ब्रेन्स का ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, कौन सा प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स, www.magnetbrains.com। आप वेबसाइट पर जाइए, आप यकीन करिए यहाँ पर हम इंश्योर करते हैं आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। मतलब ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि आपको सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोई मॉडल लेना है, कोई पेड वर्जन है, कोई फ़ी चार्ज की जा रही है, या 2 लेक्चर दिखा के ट्रायल वर्जन के बाद पेड वर्जन के लिए आपको पे करना है, ऐसा पूरे तरीके से कुछ भी नहीं है। एब्सोल्युटली ज़ीरो कॉस्ट पर पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन ऑन आवर प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स, मतलब 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। और ऑलमोस्ट हर सेक्टर, हर सेगमेंट, मतलब किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे IIT JEE, नीट, NTSE, ओलंपियाड, रेलवे, बैंकिंग, SSC, ऐसे हर सेक्टर, हर सेगमेंट, CUET, ऐसे ऑलमोस्ट हर एग्जाम्स को हम केटर करें, हर सेक्टर को हम एंटरटेन करें, और भी कई सारे सेक्टर्स हम इंट्रोड्यूस करने वाले। तो जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएंगे आप सारे कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप IIT JEE के एस्पिरेंट हैं तो आप क्या करेंगे, आप IIT JEE सेक्शन पर क्लिक करेंगे, इससे पूरा IIT JEE सेक्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। मतलब सब्जेक्ट सारे, आपके फाउंडेशन लेक्चर्स, आपके चैप्टर वाइज, आपके क्लास वाइज सारी चीज़ें प्रॉपर्ली अरेंज्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखना चाहते हो 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स, तो आप क्या करेंगे, आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने 12th स्टैंडर्ड का पूरा मैथ्स ओपन हो जाएगा, जितना भी अभी तक शूट हुआ है, और ये ग्रेजुअली रिकॉर्ड होते चला जा रहा है। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको ये सारी चीज़ें डिलीवर करने का अश्योरेंस देते हैं ऑन मैग्नेट ब्रेन्स। हम प्रॉमिस करते हैं सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर किया जाएगा। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, अगर आप ये चैप्टर पढ़ना चाह रहे हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 12th स्टैंडर्ड का, आप इस चैप्टर को एक्सपांड करेंगे, आपको यहाँ पर सब कुछ स्टूडेंट्स, मतलब आपके लेक्चर्स, आपकी DPP के सोल्यूशन, सब कुछ प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड, अरेंज्ड मैनर में मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद दिस स्टूडेंट्स, आप चाहें तो आप हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, सेम वेबसाइट को फ्री ऑफ कॉस्ट रेप्लिकेट करता है, या फिर हमारा यूट्यूब चैनल पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ भी आप चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट में प्रॉपर्ली अरेंज्ड मैनर में, सिंक्ड मैनर में एक्सेस कर सकते हैं। सबसे खास और सबसे ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अपने डाउट्स भी हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, प्रैक्टिस शीट्स, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, जैसे आप किसी भी लेक्चर पर क्लिक करें, जैसे आप अगर यहाँ पर कोई लेक्चर देखना चाहते हैं, वॉच नाउ पर क्लिक करिए, बफर फ्री मोड में फुल स्क्रीन पे आप अपना लेक्चर यहीं एंजॉय कर सकते हैं वेबसाइट पर। आपसे कोई डिटेल्स नहीं मांगी जा रही है, आपसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ली जा रही है, पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपको दिया जा रहा है। एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टूडेंट, जो कई सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट कर सकता है। तो हम चाहते हैं आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से शेयर करें, ताकि वो भी IIT जैसी एग्जाम की तैयारी कर पाएँ और फ्री ऑफ कॉस्ट इससे बेनिफिट हो पाएँ। नॉट जस्ट दिस स्टूडेंट्स, हमारा यकीन है कि इन लेक्चर्स के थ्रू आप काफ़ी बेनिफिट हो पा रहे हैं, आप काफ़ी कुछ सीख पा रहे हैं और ये आपकी काफ़ी मदद कर रहे हैं। तो इन वीडियोस को लाइक करते रहिए स्टूडेंट्स, और चैनल पर होने वाली हर एक्टिविटी से अपडेटेड रहने के लिए, ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप मिस ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। विद दैट स्टूडेंट्स, ख्याल रखिए अपना। वी आर कॉलिंग इट टुडे। थैंक यू सो मच।